बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले न्यू नावल स्टार्ट कर रहे हैं और एपिसोडिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। कमेंट सेशन भी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करते हैं दोबारा। अभी आज से मैंने करना था लेकिन कमेंट्स मैं रीड कर चुकी हूँ तो मैंने इसकी वो सेव ही नहीं किया। मतलब वहाँ पे तो है मगर वो मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेती होती हूँ ना, तो वो नहीं लिया मैंने। तो इंशाल्लाह कल से करेंगे। आए ज़रा नावल की तरफ चलते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इसका 20वां चक्कर था। नाजिया चाय का कप होंठों से लगाए जबकि सोनिया पेन का कोना मुँह में दबाई से ही देख रही थी। बस कर दो ज़मीना, तुम्हें यूँ पेंडोलम की तरह चक्कर लगाते देखकर मेरी आंखें दुखने लगी हैं। तंग आकर नाजिया ने इसे टोक दिया। बस नहीं कर सकती बाजी, इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग इतना गर्म हो रहा है कि अम्मी बासानी इस पर अपनी रोटियां सेंक सकती हैं। इसने उंगली से अपने सर की तरफ इशारा किया। अम्मी ने रोटियां सेंकनी है, जलानी नहीं है, सोनिया धीमी आवाज़ में बोली थी, लेकिन मुकाबिल के कान भी बड़े तेज़ थे। जब भी वो अपनी लेफ़्ट राइट रोक कर इसे घूरने लगी। क्या कहा तुमने? दोनों हाथ कमर पर टका कर इसने सोनिया को घूरा। मैंने क्या कहा? उल्टा अनजान बनकर इससे पूछने लगी। अभी तुमने ओफ, वो ज़मीना, इसे छोड़ो। ये बताओ गुस्सा किस बात पर है तुम्हें? इससे पहले ज़मीना सोने के पीछे पड़ती नाजिया ने इसका ध्यान इस बात की तरफ करवाया। ये जो नोशी है, इसने दांत पीस कर इसका ऐसे जिक्र किया जैसे इसे अपने दांतों के दरमियान पीस लेगी। खुद को समझती क्या है? नादिया ने सवालिया नजर सोनिया की तरफ देखा जिसने कंधे उचकाकर लाइलमी का इजहार किया। इसका तो दिल करता गला दबा दूं। अब किसने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ पर मारी। उफ अल्लाह, नाजिया ने झंझलाकर कप करीब रखी मेज़ पर रख दिया। बात को कितना खींचती तुम ज़मीना, अब बोल भी चुको, कौन सा पटाखा वो तुम्हारे सर पर फोड़ कर गई है? नाजिया की पे बस हो गई थी। तो और की सस्पेंस ही क्रिएट करी जा रही। आपको पता है वो क्यों आई थी? इसके सवाल पर नाजिया ने इस बात में सर ला दिया। अपने पास होने की मिठाई देने? जी नहीं, मैना ने जोरदार अंदाज में सरनफी में हिलाया। वो यहाँ अपनी खुशी सेलिब्रेट करने नहीं आई थी बल्कि मेरी खुशी गारत करने आई थी। आपके बड़ा हंसी होकर बोली। वो मुझे ये जताने आई थी कि इसके नंबर मुझसे कम थे लेकिन इसके बावजूद इसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, जबकि मैं टॉप करके भी यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ। अब के फिर इसका लहजा गुस्सीला हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ज़मीना, मकसद तो डिग्री का हसूल है ना। नाजिया ने रसानियत से इसे समझाना चाहा। मुझे फ़र्क पड़ता है बाजी, मैं हमेशा हर मामले में इससे बेहतर हूँ लेकिन हमेशा हर बार बाजी वही ले जाती है और इस पर सोने पर सुहागा मुझे जिता भी जाती है। देखो मैं फिर जीत गई। इसका लहजा रंज गया। ज़मीना यहाँ हो गुड़िया। वो इससे 4 साल छोटी थी लेकिन जब वो यूं रंजीदा होती थी तो इसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता था। मैंने रूठे अंदाज में चलती इसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। इसके करीब बैठने पर नाजिया ने इसका हाथ थाम लिया। वो पता है तुम्हारे साथ इस तरह क्यों करती है? क्योंकि तुम रिएक्ट करती हो। जब तुम इसे इसका मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो वो खुद मायूस होकर पीछे हट जाएगी। खुद देख लो, वो मेरे या सोनिया के साथ तो ऐसी कोई मुकाबलाबाजी नहीं करती। आप और सोनिया इसकी एज फैलो नहीं है, वो ने रूठे अंदाज में बोली। ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ी शो ऑफ है लेकिन इसका इलाज ये है कि इसे इग्नोर किया जाए। और तुम क्यों इसकी वजह से अपनी खुशी ख़राब कर रही हो? नाजिया ने इसका हाथ थपथपाते हुए कहा। इस दफ़ा मैं इसकी खुशी ख़राब करूँगी। इसने खुद कलामी की जैसे देख साथ बैठी नाजिया और सामने बैठी सोनिया ने आराम से सुना। क्या मतलब है इस बात का? नाजिया ने चौंक कर इसे देखा। कुछ नहीं, वो मज़ीद बात के बगैर कमरे से बाहर निकल गई जबकि सोनिया ने परेशानी से नाजिया को देखा। अब ये क्या करने वाली है? पता नहीं, नाजिया ने उलझते हुए दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो निकली थी। पता नहीं, बीबी कोई नवा चांद ना चाड़ दी। फ्रेश होकर जब वो अंदर आई तो इमराना बेगम खाना लगा चुकी थी। मैना नहीं आई? प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए गफूर साहब ने नाजिया से पूछा। वो नहीं खा रही, कह रही है भूख नहीं। खाना क्यों नहीं खा रही? इन्होंने सवालिया नज़रों से बीवी को देखा। आज नौशी आई थी तो चाय के साथ समोसे वगैरह खा लिए थे, इसलिए भूख नहीं लग रही। जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी, आप तो खाए ना। इन्हें हाथ रोके देखकर इमराना को कहना पड़ा। वो उनका भर कर प्लेट पर झुक गए। सोनिया बेटा, 1 कप चाय बना दो और मैना को मेरे कमरे में भेजना। गफूर साहब के कहने पर सोनिया सर हिलाकर मुड़ गई। इमराना बेगम जब चाय लेकर अंदर आई तो गफूर साहब बेड ग्राउंड से टेक लगाए टीवी देख रहे थे। कप साइड टेबल पर रखकर वो करीब रखे सोफे पर पड़े धुले कपड़ों को तय करने लगी। मैना नहीं आई? इनके सवाल पर इमराना बेगम ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो अंदर दाखिल हुई थी। इसके मतवारम चेहरे को देखकर जहाँ इन्होंने गुस्से से सर झटका वहीं गफूर साहब ने चौंक कर इसे देखा। मौन छपाती पल के देरी से झपकती हुई इनके करीब आई। क्या हुआ है? इनके पूछने पर वो जो सुबह से जब्त करी थी इनके कंधे से लगकर जोर शोर से रोने लगी। कपड़े तय करती इमराना ने एक गुस्सीली नज़र इस पर डालकर डालकर तयशुदा कपड़ों को वापस सोफे पर रख दिया। बेटा हुआ क्या, कुछ पता तो चले। इसके मुसलसल रोने पर परेशान होकर बोले। पापा, आप कहते हैं ना कि मैं आपकी सबसे लाइक बेटी हूँ और आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना?
कहने के साथ इसने सर उठा कर इनसे तस्दीक भी चाहिए। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा अपनी मैना से प्यार करता हूँ, मेरे घर की रौनक है मेरी बेटी। वो इसका माथा चूमकर बड़ी शफकत से बोले। लेकिन नौशी को लगता है जितनी लाडली वो है शायद ही कोई और हो। इसके मुंह फुलाकर कहने पर गफूर साहब हंस पड़े थे। लगता है नौशी फिर कोई फूलझड़ी छोड़ कर गई। इन्होंने मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। पापा, नौशी ने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मुझे भी वहीं पर एडमिशन लेना। दिमाग ख़राब हो गया इसका। इमराना जो कब से बर्दाश्त कर रही थी बोल पड़ी। एक मिनट, गफूर साहब ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। लेकिन बेटा तुम्हारा इरादा तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था, फिर अचानक क्यों? वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पास होकर निकलने वालों का फ्यूचर ब्राइट है। वो कम मार्क्स लेकर भी वहाँ जा रही है, जबकि मैं तो डिज़र्व करती हूँ। गफूर साहब चुप हो गए, जबकि इमराना ने बेचैनी से इनकी खामोशी देखी। मैं ना हर चीज़ की निकाली नहीं की जा सकती है, कोई बैग शूज़ या कपड़ों की बात नहीं हो रही। जो इसने ली तो तुम भी लोगी, ले लोगी। हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। अगर चादर पाँव चादर से बाहर निकलते तो अपनी बेइज्जती होती है। वो जानती थी इसकी माँ को एतराज़ है। गफूर साहब के आने से पहले वो इनकी डांट भी खा चुकी थी, लेकिन जब कोई बात इसके दिल में समा जाती तो इसे करके रहती थी। पापा, मैं क्या गलत चीज़ की फरमाइश कर रही हूँ? पापा प्लीज़ मेरा वहाँ एडमिशन करवा दें। मैं वादा करती हूँ मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगी, आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूँगी, प्लीज़ पापा। अब किस ने मलतजी अंदाज में इनके हाथ थाम लिए थे। गफूर साहब ने इसका चेहरा देखा जो बड़े मान से इन्हें देख रही थी। अच्छा सोचते हैं, इन्होंने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए सियास की डोर थमाई थी। पापा, वो एकदम उठकर इनके गले लगी। आप दुनिया के बेहतरीन पापा हैं। कहने के साथ इसने मुड़कर माँ को देखा और भागती हुई बाहर निकल गई, जबकि गफूर साहब ने मुस्कुराते हुए दोबारा बैठकर उनसे टेक लगा दी। आपको इसे साफ इनकार कर देना चाहिए था। इमराना के कहने पर इन्होंने नजरें घुमाकर इन्हें देखा और फिर सरनफी में हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता इमराना, बड़े मान से इसने मुझसे कहा। दूसरा, वो ठीक कह रही है, जितनी वो लायक है वो डिज़र्व करती है कि बेहतरीन जगह से डिग्री हासिल करें। इमराना ने गहरा सांस लिया। आपकी और भी बेटियां गफूर साहब? इनकी बात पर वो मुस्कुरा दी। जानता हूँ, लेकिन क्या मैं इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता? वो भी मुझे मैना की तरह प्यारी, लेकिन तुम जानती हो मैना पढ़ाई में सबसे अच्छी है। नाजिया बीएससी करना चाहती थी, इसने किया। मैं तो चाहता था वो एमएससी करे, लेकिन इसने खुद पढ़ाई छोड़ दी। इसने टीचिंग करनी चाहिए, मैंने इजाज़त दे दी। सुनिया मेडिकल में जाना चाहती थी, मैंने तब भी इतराज़ नहीं किया। ये अलग बात कि वो एंटी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी, वरना अगर वो मेडिकल में चाहती तो क्या मैं इसका खर्चा ना उठाता। लेकिन आप ये भी तो देखें वो यूनिवर्सिटी कितनी महंगी है, और फिर है भी दूसरे शहर में। किताबें हैं, आना जाना, हॉस्टल, ये सब खर्चे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वो परेशानी से हाथ मलते हुए बोली। हो जाएगा सब, अल्लाह मालिक है। वो इन्हें तसल्ली देते हुए तकिया सीधा करके लेट गए। जब से इसका एडमिशन हुआ था इसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो अब भी चाट खाते हुए बड़े जोशो खरोश के साथ नाजिया और सोनिया को सुबह का हवाल सुना रही थी। तुम लोग का एतराज़ था ना कि मैं इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ? तुम देखो जाकर यूनिवर्सिटी, इसकी बिल्डिंग देखकर इंसान को खुद पर रश्क आता है। और नौशी, इसको तायाजी की रिश्वत और ताल्लुकात की वजह से वहाँ एंट्री मिली, जबकि आपकी बहन खालिस अपने बलबूते पर टेस्ट क्लियर करके एंटर हुई है। इसने अपने फ़र्जी कॉलर उठाते हुए कहा। खुशी इसके दोनों गाल तिमतिमा रहे थे। वो तो सब ठीक है मैं ज़मीना, लेकिन तुमने अब्बू के बारे में सोचा? इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। सिर्फ नौशी का मुकाबला करने के लिए तुमने अब्बू को लाखों का मकरूज़ कर दिया। सोनिया की बात पर मुंह तक ज़्यादा चमचाए, एक सेकंड के लिए रुका, फिर जैसे इसने सर झटक कर खुद को इस सोच से आज़ाद किया। मैं जॉब करके सबसे पहले अब्बू के पैसे वापस करूँगी। इसने शायद अभी से बहुत आगे की प्लानिंग कर ली थी। अच्छा सोनिया प्लीज़, मेरी बहन, मैंने कपड़े निकाल कर बेड पर रखे, इन्हें बैग में रख देना। कल मुझे जाना और इतने काम रहते हैं। वो खड़े होते हुए उजलत में बोली। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है? फारिग खड़ी हो, रख लो खुद। सोने ने तड़क कर जवाब दिया। फारिग तो नहीं हूँ, बड़े ज़रूरी मिशन पर जा रही हूँ, दुश्मनों के सीने पर मोंग दल लें। मतलब? नाजिया ने हैरत से देखा। नौशी को खबर देने। वो मुस्कुराकर बोलती हुई बाहर निकल गई। हद होती है। नाजिया ने नागवारी से देखा। यह आखिर गई किस पर है? सोनिया ने भी नाराज़गी से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो निकली थी। पता नहीं किधर चली गई गंदी जी। नहीं यार, अपने हद हो गई। अपने सही कह रही थी उसकी माँ, अपनी चादर देख के पाँव फैला। अपने अब्बा जी ने एडा मकरूज कर दिता तो हाले भी ਇਹਦੇ हसदी पन नहीं उतर रहा कि मैं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲਵਾਂ। जलापा नहीं मुक रहा था। साथ ही औरत इसे रूम का बताकर खुद मुड़ गई थी। इसने सर घुमाकर इसे जाता देखा और झुककर पास रखे बैग का हैंडल थाम लिया। गहरा सांस लेकर दरवाज़ा खोला। वो दरमियाने साइज़ का कमरा था, जिसके वस्त में 2 सिंगल बेड थे, जिनके दरमियान में साइड टेबल था और बेड के दाएं और बाएं तरफ अलमारियां बनी थी। दाखिली दरवाजे की दीवार के साथ राइटिंग टेबल था और इसके साथ एक रैक रखा हुआ था। अभी वो जायज़ा ले रही थी, तभी दाएं तरफ का दरवाज़ा खुला। एक लड़की तौली से मुँह साफ करती हुई बाहर आई और इसे देखकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन इसके हाथ में बैग देखकर मुस्कुरा दी। हाय। इसने आगे बढ़कर हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मैं राबिया और तुम गालबन मेरी रूममेट हो? जवाबन ज़मीना ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मैं ज़मीना। नाइस नेम ज़मीना। मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। मैं 2 दिन से यहाँ और अकेले रह कर बोर हो रही थी और दुआ करी थी कि एक अच्छी लड़की जल्दी आ जाओ। देखो तुम आ गई। इसके हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज पर ज़मीना, जो काफ़ी घबराहट का शिकार थी, कदरे मुतमिन हो गई थी। ज़मीना ने चादर उतार कर तय की और बेड के कोने पर बैठ गई। चाय पियोगी? देखो शर्माना नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम मेरी मेहमान हो। फिर कल से तुम और मैं एक जैसे हो जाएंगे और दोनों की ड्यूटियाँ भी बराबर हो जाएंगी। सो आज मुझसे खिदमत करवा लो।
इससे पहले कि वो कुछ बोलती वो खुद ही शुरू हो गई। साथ ही इसने इलेक्ट्रिक केटल से 2 कप चाय भी निकाल ली। एक कप इसे पकड़ाते दूसरा खुद थामते वो इसके सामने बैठ गई। अब हमें 2 साल इकट्ठे रहना तो तकल्लुफ़ छोड़कर दोस्ती कर लेते। पहले मैं तुम्हें अपने बारे में मैं बताती हूँ। नाम तो मैंने तुम्हें बता दिया। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी है। पेरेंट्स मेरे सऊदीया में होते। छोटा भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है और मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ। ये हॉस्टल मेरी खाला का है, इसलिए मैं यहाँ आराम से रहती हूँ। वो फ्रेंडली होने के साथ बातूनी भी बहुत थी। इसकी बातों के दरमियान ज़मीना ने चाय का कप ख़त्म कर लिया और अभी से अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी। और आने वाले कुछ दिनों में से पता चल गया कि इसे बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है। अच्छा जी, चलो कंपनी तो तन बीबी ने चंगी मिली, नहीं तो इत्थे भी तो सड़ के ख़त्म हो जाना सी ते दूजे नूं सलान दी तगो दो च रहना सी। यूनिवर्सिटी आने का इसका पहला तजर्बा था। यहाँ के लड़के लड़कियाँ देखकर इसे इनकी और अपनी क्लास का अंदाज़ा हो रहा था। और इसे यूनिवर्सिटी का और फैशन शो का मरकज़ ज़्यादा लगता था। लड़कियाँ ज़्यादातर जीन्स और टी शर्ट में पाई जाती जबकि एक आध कुर्ता ट्राउज़र में थी। इनके दुपट्टे गायब थे और अगर किसी के पास दुपट्टा था तो वो गले में रस्सी की सूरत में लटक रहा था। इस जैसे बहुत कम लोग थे जो खुद को बड़ी सी चादर में छुपाए हुए थे। राबिया पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में थी। इसने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। वो घबराई भी इसके पीछे पीछे चल रही थी। नई नई क्लासें थी सो सब क्लासों में इब्तदाई तारुफ ही चल रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद वो दोनों लाउंज में लगे बेंच पर बैठ गई। दोनों लॉन में लगे बेंच पर आकर बैठ गई। ज़मीना परेशानी से आते जाते स्टूडेंट्स को देख रही थी। इसने नौशी की ज़िद में एडमिशन तो ले लिया था लेकिन यहाँ के हालात देखकर इसे मुश्किल लग रहा था वहीं सर्वाइव करे। बहुत चंगा तेरे वगैरह नद्दा ही होना चाहिए था। चवल जी ना होवे थे ज़िद लाख दिलाना तेरी इदा नहीं ज़िद थे। तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे? राबी ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। नहीं तो, वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोली। तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं तो, मैंने ने फिर से वही अल्फाज दोहराए। अगर तुम परेशान ही हो तो अच्छी बात है लेकिन अगर परेशान हो तो इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके कहने पर ज़मीना ने इसकी तरफ देखा जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। ज़मीना भी मुस्कुरा दी थी मुतमिन होकर। वक्त का काम है गुजरना, सुबह गुजर जाता है। इसे यहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी मुश्किल होती लेकिन राबे की वजह से इसे एडजस्ट होने में काफ़ी मदद मिली थी। राबे के अलावा इसकी दोस्ती सायरा और हिना से भी होगी जो राबे की फ्रेंड्स थी। कभी कभी नौशी से भी मुलाकात हो जाती जो यहाँ आकर बहुत बदल गई थी। जैसे देश वैसा भेस वाला मामला हो गया था। वो भी अब इसे जीन्स और टॉप में नजर आती थी लेकिन मैं इसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी क्योंकि वो भी इस भीड़ चाल का हिस्सा बन गई थी। वो जीन्स तो नहीं पहनती थी लेकिन इसे चादर लेना छोड़ दी थी। वो खुद को दकियानूसी या पेंडू कहलवाना नहीं चाहती थी। लाखलानत फिर तेरे थे क्योंकि वो जिन लड़कियों के ग्रुप का हिस्सा थी वो तीनों कमाल थी। बोल्ड, कॉन्फिडेंट और इसके साथ रहकर एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। इनसे ज़रूरत से ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और ख़ुद को भी इन जैसा बनाना चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई थी। वो जिन ब्रांड्स की चीज़ें पहनती या ख़रीदती थी ज़मीना इनके बारे में सिर्फ सुन और सोच ही सकती थी। वो खुद को बहुत लायक और खूबसूरत समझती थी। नौशी की तरह की चीज़ खरीद कर वो जो समझती थी वो किसी से कम नहीं। यहाँ आकर इसे अपनी असलियत पता चली थी। यहाँ इससे कई गुना ज़्यादा लाइक लड़के लड़कियाँ थे। इससे ज़्यादा खूबसूरत हसीन लड़कियाँ थी जिनके बाप के अलावा माएँ भी बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थी। इनके पास महंगी तरीन गाड़ियाँ थी। इनके पास आला फ़ोन थे जिसकी कीमतें सुनकर इसका सर चकरा जाता। हुन भी कर ला तू जिद लानती है। इसे लगता था वो किसी और दुनिया में आ गई जहाँ वो पैदा हुई पली बड़ी। वो ये डिज़र्व नहीं करती थी। इसे यहाँ होना चाहिए। लाख लानत है अपनी औकात भूल दी भी। इसका बाप तो असूलों की वजह से अपनी हैसियत बदल नहीं पाया लेकिन इसने सोच लिया था वो अब मज़ीद इस माहौल का हिस्सा नहीं बनेगी। अपनी क्लास खुद बदलेगी। खे ही खाएंगी खुद बदलेगी अपनी क्लास ते लानती है। सोनिया कमरे में दाखिल हुई तो ज़मीना बड़े इनहमाक से अपने नाखनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। वो पैगाम देकर दोबारा बाहर चलेगी। ज़मीना ने गहरा सांस लेकर एक नज़र अपने हाथों पर लगी नेल पॉलिश को देखा और ढक्कन बंद करके खड़ी हो गई। अम्मी आपने बुलाया? इमराना ने सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया। तुम्हारी पप्पा नाजे की डेट फिक्स करने आ रही। तुम्हारी नहीं जो तुम इतना तैयार होकर फिर रही हो। ज़मीना ने हैरत से खुद पर नज़र डाली। मैंने क्यों तैयारी की है? सुबह से कमरे में बंद हो। इतना नहीं हुआ माँ की मदद करवा दो। नाजिया सुबह से मेरे साथ लगी है। अम्मी इसमें तो गुस्सा करने वाली क्या बात है? आप मुझे बता दें काम क्या। और जो आप मुझे डांटी हैं सोनिया को कह देती वो भी तो फारिग थी। फारिग नहीं थी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। इमराना के कहने पर हैरान हुई। ये कब शुरू की इसने? तुम्हें घर से और घर वालों से दिलचस्पी हो तो तुम्हें पता चले कि हमारी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। 2 माह बाद तुम आई हो और वो भी हमारे बुलाने पर, वरना खुद तो तुम्हें तौफीक नहीं हुई थी। पता नहीं वहाँ यूनिवर्सिटी में कौन सी नई रिश्तेदारियाँ बना दी। इनके इतने गुस्सा करने पर वो परेशान हो गई थी। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको मुझसे किस बात का गुस्सा है। इन्होंने अब के कोई जवाब नहीं दिया जबकि वो अब भी इन्हें देख रही थी। सलाद बना लो, इसके बाद ये शामी कबाब फ्राई कर लेना, कहकर वो किचन से बाहर निकल गई जबकि वो कितनी देर तक खड़ी सब्जी की टोकरी को घूरती रही। तेरे वगैरह ये खे खांदी है हमेशा। खाना खाने के बाद वो तीनों छत पर आ गई थी और इन तीनों का मौजू आज की दावत थी। शुक्र है पप्पा को शादी का ख्याल तो है, वरना 2 साल पहले मंगनी हुई थी और इसके बाद से मुसलसल खामोशी थी। कभी कभी मुझे लगता है पप्पो की नीयत ख़राब होगी। ज़मीना के कहने पर नाजिया मुस्कुरा दी जबकि सोनिया ने खशमगी नज़रों से इसे घूरा। कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। क्या हवा में शादी कर देते? शादी के लिए लड़की की मौजूदगी ज़रूरी होती है। फरहान भाई आते तो शादी होती ना। अब वो आ रहे तो डेट फिक्स कर दी। ये तुम सब लोग मेरी हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेते हो? अब की बार ज़मीना चिढ़कर बोली।
छोड़ो ना ज़मीना, कोई और बात करो। नाज़िया ने हमेशा की तरह से बहलाया, लेकिन अब वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर चुप हो गई। तुमने बाल कटवा लिए? नाज़िया ने इसके बाल छूते हुए पूछा। राबे के साथ पार्लर गई थी, इसके बाल बहुत अच्छे कटे हुए थे तो मैंने भी कटवा लिए। कहने के साथ इसने कैचर में जकड़े बाल आज़ाद किए जो बिखर कर इसके चेहरे के दोनों तरफ में फैल गए। अच्छे लग रहे हैं। नानिया ने प्यार से इसका गाल सहलाया तो वो खुश हो गई, लेकिन तुम्हारे लंबे बाल ज़्यादा अच्छे थे। सोने की बात पर इसने मुंह बनाकर दोबारा कैचर लगा लिया। आप खुश हैं बाजी? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने पूछा। खुशी वाली बात तो है ना? वो धीमे से बोली। कभी फरहान भाई से बात हुई? इसके पूछने पर नाजिया ने ताज्जुब से देखा। मुझसे क्यों बात करेंगे? उल्टा इससे पूछने लगी। क्योंकि वो मंगेते ना आपके। पागलों जैसी बातें करी हो। अच्छा लगता है यूँ शादी से पहले बातें करना? नाजिया को तो सोचकर ही शर्म आ रही थी। ज़मीना ने अफसोस से सर लाई। यही तो बात है बाजी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अब तक कुएं के मेंढक बने हुए हैं। आप सिर्फ बात करने से शर्मा रही है। मैंने यूनिवर्सिटी में देखा लड़कियां बगैर किसी रिश्ते के दोस्त भी बनाती हैं, फ़ोन पर बातें भी करती हैं, मिलने भी जाती हैं, तक कि कंबाइंड स्टडी और पार्टीज भी होती हैं। इनके माँ बाप लिबरल और ब्रॉड माइंडेड है, जबकि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ लोगों के डर से अपनी खुशियों का गला खुद घोंट देते हैं। और बदले में मिलता क्या? कुछ नहीं। सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते गुजर जाती है। पहले माँ बाप की घर छोटी छोटी ज़रूरतों को तरसते रहो, फिर माँ बाप अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों में शादी करवा देते हैं, फिर शौहर की महदूद आमदनी में गुजारा करो, जैसे रखे हो वैसे रहो। कभी हम जैसी लड़कियां अपनी खुशी और मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसकी बातों में इतनी तलखी थी कि वो दोनों हक्का बक्का होकर इसकी शक्ल देख रही थी। वहाँ यूनिवर्सिटी में ये सीख रही हो ज़मीना? नाजिया ने पहले हैरत से और फिर दुख से देखा। अब आप भी अम्मी की तरह यूनिवर्सिटी को कोसना मत शुरू कर देना। मुझे कभी कभी लगता है अब तक मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है बस बंद डब्बे जैसी थी, जिसमें मुझे चार दीवारें देखने की आदत हो गई थी और लगता था यही डब्बा सारा जहाँ है। लेकिन मैं गलत थी। इस 1.5 साल में मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या है, दुनिया में क्या हो क्या रहा है। दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसके कितने खूबसूरत रंग है, और वैसे रंग इसके चेहरे पर भी बिखर गए। अलांती कोई ना कुछ आने चाड़ रही है। नाजिया ने बेसाख्ते से टोक दिया। बस करो मैना, इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो। हमारी दुनिया यही है और तुम भी इसका हिस्सा हो। बाजी मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर मेरे ख्वाब ऊंचे तो इनकी ताबीर भी मैं खुद ढूंढ लूँगी। वो दोनों हमेशा की तरह इसका मुंह देख कर रह गई। अद्दत ना लानतियाँ घर दे विच सही लैंदियां बेगैर तो औरतां। वो अंदर आई तो गफूर साहब आंखें बंद किए लेटे थे, जबकि सामने टीवी चल रहा था। आहट पर उन्होंने आंखें खोलकर देखा, सीधे होकर बैठ के। तबीयत ठीक है आपकी? ट्रेन के सामने रखकर उनके सामने बैठ गई। हाँ मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुरा कर बोले। आपने आज आकर चाय भी नहीं पी और खाना भी नहीं खाया। नाजिया ने आपके लिए कस्टर्ड बनाया था तो वो आपने चखा तक नहीं। इन्होंने ट्रे की तरफ इशारा किया जहाँ कस्टर्ड का प्याला था। अच्छा, इन्होंने कुछ कहे बगैर प्याला उठा लिया। कोई परेशानी है? वो गौर से इनका चेहरा देखने लगे। वो कुछ देर कहीं न या न कहें कि कश्मकश में रहे, फिर गहरा सांस लेकर प्याला वापस रख दिया। परसों मैंने की फ़ीस जमा करवानी है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। इन्होंने परेशानी से अपना माथा मसला। इमराना ने गहरा सांस लिया। मैंने आपको मना किया था कि एक दिन या कुछ हफ्तों की बात नहीं, 2 सालों की बात है, लेकिन आपने। वो सर झटक कर खामोश हो गई। इमराना, इसका मुतालबा नाजायज़ नहीं था। वो डिज़र्व करती थी और मुझे पता है वो कभी मुझे मायूस नहीं करेगी। इतना टाइम गुजर गया, अब तो बस आखिरी 2 सेमेस्टर की फ़ीस रह गई है। गफूर साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारी 2 बेटियां और भी हैं। कुछ दिन बाद नाजिया की शादी, कैसे खाली हाथ रुखसत करेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, हो जाएगा सब। इन्होंने इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। इमरान ने मज़ीद कोई बात नहीं की, खामोशी से उठ गई थी। लाख लानत अद्दाली थी उठे बगैर तो नहीं तो जॉब करके पैसे लाने सी ते कित्थे गया था। उत्थे जाके बस दूजे लोगों ने वेख के रुड़दी पी लानती। वो आज खास तौर पर यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने आई थी, लेकिन यहाँ का पता चला कि इन तीनों का ऐसा कोई इरादा नहीं, बल्कि वो टेस्ट छोड़ के शॉपिंग पर जा रही हैं। और इसके मना करने के बावजूद उन्होंने इसे भी घसीट लिया। इसे टेस्ट न देने का बहुत अफसोस था, लेकिन कुछ देर बाद इनके साथ मॉल में घूमते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग करते हुए जैसे सारा अफसोस ज़ाहिल हो गया। इसे याद ही नहीं था कि कितनी मुश्किल से इसके बाप ने इसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। यार सायरा, अब हमें हॉस्टल छोड़ दो। राबिया ने ड्राइविंग सीट की तरफ देखकर कहा जहाँ सायरा बैठी थी। चिल करो यार, यूनिवर्सिटी का टाइम वैसे ही ख़त्म हो गया। हाँ लेकिन हॉस्टल तो टाइम पर जाना है ना। अब भी राबिया बोली। जवाबन सायरा कहकर लगा कर हंस पड़ी। ये भी खूब कही तुमने। हॉस्टल तुम्हारी खाला का, इसलिए मुझे हॉस्टल का डरावा ना दो। तुम क्या चाह रही हो? मैं तुम लोगों को घर लेकर जा रही हूँ। ओ प्लीज़ सायरा, हमारा हुलिया किसी से मिलने वाला नहीं। ज़मीना ने सायरा से कहा। यार मैं तुम्हें रिश्ते के लिए नहीं लेकर जा रही जो मैं इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ। साथ ही इसने गाड़ी रोक दी। इसके उतरते राबिया और ज़मीना भी उतर गए। इतना शानदार घर देखकर ज़मीना का मुंह खुल गया, लेकिन अगले ही पल इसने मुंह बंद करके चोर नज़रों से इन तीनों की तरफ देखा जो बातें करती हुई अंदर जा रही थी। वो भी होंठ काटती इनके पीछे चलने लगी। वो तौसीफ़ी नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। तभी मुलाजमा ट्रॉली की सीट थी अंदर आई। शुक्र है तुमने कुछ खाने को मंगवा लिया, भूख से जान निकली थी। सबसे पहले हिना ट्रॉली की तरफ बढ़ी और फिर राबिया, जबकि वो वहीं चुपकी बैठी रही। ज़मीना तुम भी लो ना, यूं ही शर्माती रही तो सब कुछ ये दोनों चट कर जाएंगी। सायरा के कहने पर वो ट्रॉली की तरफ बढ़ी। तभी खुशबू का झोंका महसूस कर इन चारों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से खूबसूरत स्टाइलिश लड़की दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, इसने अंदर दाखिल होते सबको देखा था। नगीन, तुम अभी घर पर ही हो? सायरा इसे देखकर हैरान हुई। हाँ, सुहेब का वेट कर रही थी।
वो कहते हुए सोफे पर बैठ गई। ज़मीना यकटक इसे देख रही थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि खुश लबास भी थी। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पर पर्ल की वाइट माला, कानों में पर्ल के टॉप्स और गोल्डन सिल्की बाल। बस इतनी अच्छी लग रही थी कि वो अभी तक इस पर नजर जमाए बैठी थी। खूबसूरत तो वो भी कहलाती थी लेकिन हुस्न को नुमाया करना इसे नहीं आता था। सायरा खुश शक्ल थी, मॉडर्न थी लेकिन अपनी बहन से कम। राबिया क्यूट थी, इसका जिस्म फरबा था लेकिन इसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी क्योंकि वो बचपन से अपने कज़न से मंसूब थी और इसे हर हाल में राबिया पसंद थी। इसके बरक्स हिना का रंग सांवला था लेकिन नकूश तीखे थे। वो इन तीनों से शक्ल में बेहतर थी लेकिन अमारत का फ़र्क इसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता था। तभी तनकीन ने इसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। मैंने पहचाना नहीं, इसने सायरा से पूछा। ये हमारी फ्रेंड है ज़मीना। सायरा के बताने पर इसने मुस्कुराकर ज़मीना को देखा। खुशी हुई ज़मीना तुमसे मिलकर। इसकी खुश इखलाक़ी देखकर ज़मीना और मरूब हो गई। तभी दरवाज़ा खुला, एक शानदार सा शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसने मुस्कुराकर सबको हेलो कहा और सरसरी नज़र सब पर डालकर नगीन की तरफ बढ़ा। कहाँ रह गए थे ज़ुहैब, कब से वेट कर रही हूँ। नगीन इसे देखते उठकर इसके गले लगी थी। मैं घर से जल्दी निकला था लेकिन ट्रैफिक में बहुत था। तुम रेडी हो, वो इसे सताइशी अंदाज में देखकर बोला। बिल्कुल। आपकी तैयारियाँ मुकम्मल नहीं हुई। हिना के पूछने पर मैं नगीन को देखने लगा। हमारी तरफ से तो मुकम्मल है, तुम्हारी कज़न को कुछ पसंद नहीं आता। कभी जोड़े पर एतराज़ तो कभी रंग पर, लेकिन आज फाइनल हो जाएगा। वो इस पर प्यार भरी नज़र डाल को बोला। चलो अब। ज़ुहैब इसे बारू से पकड़ते हुए बाहर लेके। ये कौन थे। अपनी उलझन ख़त्म करने के लिए ज़मीना को पूछना पड़ा। नगीन के होने वाले मंगेतर ने 2 हफ्ते हो गए इन्हें शॉपिंग पर जाते, कुछ फाइनल ही नहीं हो रहा। अब तो मम्मी ने भी लास्ट वार्निंग दे दी कि अब फाइनल न किया तो फिर सारी शॉपिंग इनकी मर्ज़ी से होगी। सायरा के बताने पर ज़मीना ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो खड़े थे। अभी मंगनी भी नहीं हुई और इतनी बेतकल्फ़ी के गले लग रहे थे। शॉपिंग इकट्ठे करें, इसे एकदम अपनी बहन याद आई जिसकी शादी होने वाली थी। सारी शॉपिंग पप्पा खुद कर रही थी, जिसको वो सब पहनना और इस्तेमाल करना था। इसे झूठे मुँह भी पूछना गवारा नहीं किया। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ तो डर के मारे उछल पड़ी और हाथ में थामा जूस का गिलास चला गया। तभी कोई अंदर आया। ज़ैन, तुम तरीके से नहीं आ सकते। सायरा ने आने वाले को घर का था। मुझे क्या पता तुम अपना गैंग लेकर यहाँ बैठी हो, वो कहते हुए सामने सोफे पर तकरीबन नीम दराज हो गया। लेकिन ज़मीना पर नज़र पड़ते उठ के बोला। ये नई शक्ल कौन है। वो इसे घूरते हुए बोला। मेरी दोस्त है। ये कब बनी। वो सायरा से पूछने लगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मुझे क्यों पता नहीं चला। इसके कहने पर ज़मीना ने हैरत से देखा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता को कहती हूँ तुम्हें खाना गर्म कर दे। सायरा ने इसे वहाँ से उठाना चाहा। वो ज़मीना को घूर रहा था जबकि वो नर्वस होकर इधर उधर देख रही थी। चलो अब देर हो रही है। आखिर तंग आकर वो राबिया के कान में मिनमिनाई। हाँ चलो। राबिया के उठते इसने सुकून का सांस लिया। गाड़ी में बैठकर इसने सरसरी से नज़र बाहर डाली तो जैन को गेट पर खड़ा देखकर एक पल के लिए खिड़की पर नज़रों का जाविया बदल लिया। देखो लानती औरत केड़ा केड़ा चंद चाड़ के जाती थो वापस। सायरा के घर से आकर वो बेचैन रही थी। इसे इनके लाइफस्टाइल पर रश्क आ रहा था। जब वो नकीन और नाचे की ज़िंदगी का मुआवजा करती तो इसे दुख होता। वो ये नहीं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग किस्मत के साथ पैदा किया। ज़रूरी तो नहीं बज़ाहिर जो अच्छा नज़र आ रहा है वो ज़रूर अच्छा ही हो। वो अल्लाह की तकसीम पर शाकी हो रही थी। वो नाशुक्री थी जो हासिल था इस पर शुक्र अदा करने के बजाय जो नहीं था इस पर अफसोस कर रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है। राबिया जो कब से करवटें बदलती देख रही थी आखिर पूछ ही लिया। हाँ ठीक हूँ। वो गहरा सांस लेकर उठ पड़ी। बस नींद नहीं आ रही। क्यों, तुम्हारा टेस्ट न देने का अफसोस ख़त्म नहीं हुआ। राबिया के तीखे अंदाज पर मुस्कुरा दी। ऐसी बात नहीं है। अच्छा नगीन के एंगेजमेंट पर चलोगी, मज़ा आएगा। राबिया के पूछने में वो कितनी देर सोचती रही। इतना क्या सोच रही हो। राबिया ने झंझला कर कहा। बस तुम चल रही हो, इसने खुद ही हतमी अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर दी। कल चलेंगे शॉपिंग के लिए। सुना आगा नूर में बड़ी अच्छी कलेक्शन आई है, वहाँ से अच्छे फॉर्मल ड्रेसेस मिल जाएंगे। वो पुरसोच अंदाज में बोली। तभी राबिया का मोबाइल बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर मुस्कुराती। कासिम का फ़ोन है। इसने अपने मंगेतर का नाम लिया, फ़ोन लेकर बाहर चली गई। ज़मीना एक बार फिर लेट की। तभी इसका भी मोबाइल बजा। इमराना का फ़ोन था। कैसी हैं आप। सलाम के बाद इसने इनकी खैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ। इतनी देर से फ़ोन करी थी। बाजी को भी किया, पापा को भी कोई अटेंड नहीं करा। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी पप्पो की तरफ गए थे फ़रहान से मिलने। आगे फ़रहान भाई। वो खुशी से बोली। हाँ इसके बाद तुम्हारे ताया की तरफ चले गए। आज नौशी की मंगनी थी। क्या। वो लेटे से उठ बैठी। ये अचानक किससे हुई। वो हैरत से बोली। इसकी क्लास फेलो का भाई है शायद। यह क्लास फेलो मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए से कुछ दिन से नौशी नज़र नहीं आ रही थी। अगर क्लास फेलो तो फिर वही होगा जिसके साथ अक्सर घूमती नज़र आती थी। यानी पसंद से शादी हो रही है। वो संजीदगी से बोली। लग तो यही रहा। चल तू दसता तो हूँ तेरी भी गंद घोलना कि मेरा भी पसंद ना करो। लौनती औरत ने। ताई जी ने कुछ नहीं कहा। लगता तो नहीं, वेल ऑफ लोग लग रहे हैं। बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता खुद आ जाए तो किसको क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे हैरत है नौशी ने खबर मुझे नहीं सुनाई। ज़मीना को वाकई हैरत हुई। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया। शादी कब तक होगी। देखो साल तो लगेगा क्योंकि अभी नौशी के साथ पढ़ रहा है। जब किसी काम से लगेगा तभी शादी होगी। खैर तुम बताओ घर कब आ रही हो। 2 हफ्ते बाद शादी, इतने काम रहते। तुम अगर आ जाओ तो अच्छा है, बहनों की मदद हो जाएगी और अपनी शॉपिंग भी कर लेना। अम्मी अपनी शॉपिंग में यहाँ से राबिया के साथ कर लूँगी। आप पापा से कहें मुझे पैसे भिजवा दें। हाँ याद आया, कल सेमेस्टर फ़ीस की लास्ट डेट है। अब्बू को याद करवा दे मेरी फ़ीस भिजवा दे। इस दफ़ा पापा ने लेट कर दिया। इमरान ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा परेशान हैं आजकल क्योंकि तुम्हारी फ़ीस का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। इनकी बात सुनकर वजह से उछल पड़ी थी। ये कैसा मजाक है अम्मी, आपको बताया तो कल लास्ट डेट है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। पापा से कहें जैसे भी हो कल मुझे पैसे भिजवाएं, 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा भिजवाएं। मुझे शादी की शॉपिंग भी करनी। कहकर इसने इनकी सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया।
लाख लानत तेरी ज़िंदगी, तेरी लानत। इससे बेहद गुस्सा आ रहा था। यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, खुशियाँ इनके दरवाजे पर बैठी रहती है, जबकि इसकी ज़िंदगी छोटी छोटी ज़रूरतों के जोड़ तोड़ में गुजर रही थी। इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। इसने लेट कर मुँह पर तकिया रख लिया। वो इस वक्त राबिया का सामना नहीं करना चाहती थी। खुदकुशी का अल्लाह एक वरी तू लानती औरत, बेगैरत औरत। वो जब ऑफिस से निकली तो इसे अपनी टांगें कांपती महसूस हो रही थी। सामने खड़ी राबिया ने चौंक कर इसका चेहरा देखा, जो धुआं धुआं हो रहा था। वो देरी से इसके करीब आई। क्या हुआ? इसने परेशानी से इसे देखा। इसके पूछने की देर थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। राबिया ने सटपटा कर इधर इर्द गिर्द देखा, जहाँ इक्का दुक्का स्टूडेंट नजर आ रहे थे। वो इसे बाजू से खींचती हुई पिलर के पास रखे बेंच पर ले, चेहरे से हाथ हटाकर पानी की बोतल इसके मुंह से लगाई। हुआ क्या है? पापा ने फीस जमा नहीं करवाई, कहने के साथ ही इसे फिर रोना आया था। लाख लानत तेरे थे, मैं को पता नहीं मर गई तू। तुमने फ़ोन किया इन्हें? इनका फ़ोन ऑफ है। राबिया ने इनकारा भरा। हो सकता है ज़मीना कोई प्रॉब्लम हो गया, वरना हमेशा तुम्हारी फीस सबसे पहले जमा होती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ होते ही डेट भी ओवर हो जाएगी। वो बेहद परेशान थी। वो समझ कि पापा पैसे का इंतजाम नहीं कर सके। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, चलो मेरे साथ। राबिया ने इसे बाजू से खींच कर उठाते हुए कहा। राबिया प्लीज़, रोते हुए बोली। राबिया ने आगे बढ़कर इसके भीगे हुए गाल साफ किए। अभी तुम्हारी दोस्त जिंदा है। वो सीने पर हाथ रखकर भारी आवाज़ में बोली, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उठ भी जाओ। इसके खींचने पर वो खड़ी होगी। इस वक्त इसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आई। राबिया ने इसका हाथ छोड़ दिया। इसने सर उठाकर देखा, वो बैंक की बिल्डिंग थी और राबिया एटीएम के पास खड़ी थी। चलो हो गया बंदोबस्त। वो इसी तरह हाथ थाम कर इसे दोबारा ऑफिस तक ले आई। इसने इसकी फीस जमा करवाई। हो गई तुम्हारी फीस जमा, इतनी सी बात थी। वो जो सर झुकाए बैठी थी, उठकर इसके गले लगी। ज़मीना यार, वो इसे मुसलसल होता देखकर राबिया ने इसकी पुश से लाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अच्छा बाबा मत भूलना, पर अभी तो रोना बंद करो। स्टेप स्टूडेंट देख रहे क्यों मेरी रैपो ख़राब कर रही हो? इसके मुस्कुराने पर ज़मीना छेम कर पीछे हुई। मैं तुम्हें जल्द वापस कर दूंगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे पापा पर गुस्सा आ रहा है। इसे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। मर जा तू, लानती है। ऐसे नहीं बोलते ज़मीना। राबिया को बुरा लगा। ज़रूर इनकी कोई मजबूरी होगी, थी तो बता देते मुझे। अगर आज तुम ना होती तो सोचो क्या होता, फिर मैं क्या करती। इसे फिर से रोना आ रहा था। अच्छा जो हुआ हो गया, छोड़ो बस। लेक्चर अटेंड करके हम शॉपिंग पर जा रहे हैं और खाना भी बाहर खाएंगे। नहीं राबिया, मेरा मूड नहीं है। मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना, अब अपना मुंह बंद करो। इसका मना करने का इरादा देखकर इसने इसे टोक दिया। राबिया प्लीज़, सायरा हिना के सामने इस बात का जिक्र मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल लगती हूँ? इसने नाराज़ी का। नहीं मेरा मतलब, तुम्हारा जो भी मतलब था, ये तुम्हारी मेरी बात है और जो हमारे दरमियान रहेगी। अलबत्ता तुम अपने मुंह के जावे दुरुस्त कर लो, बल्कि वॉशरूम जाकर अपने थोबड़े पर पानी मार करो। तुम्हारा रोया चेहरा तुम्हारी दास्तान सुना देगा। तुम चलो, मैं आती हूँ। राबे को भेजकर खुद वॉशरूम में आ गई। लानती और तो मुझे जहर लग रही है ये हीरोइन अगर है तो। इन तीनों ने हैरत से अपनी तरफ आते जैन को देखा। तुम? सायरा ने हैरत से देखा। खैरियत थी? वो बुलझ कर बोली। हाँ क्यों, तुम लोग की यूनिवर्सिटी में बंदा बगैर खैरियत के आता है? वो खुशदिली से बोलता इनके सामने बैठ गया। पहले तो तुम कभी नहीं आए। मेरा दोस्त पढ़ता है यहाँ, इससे मिलने आया था। कौन सी दोस्त? पहले तो कभी तुमने जिक्र नहीं किया। सायरा ने आंखें छोटी करके मशकूक अंदाज में से देखा। तुम्हें इसका नहीं पता? इसने लापरवाही से कहकर इर्द गिर्द मतलाशी नजरों से देखा। वो तीनों इसे देख रही थी। किसी को ढूंढ रहे हो? राबे के पूछने पर वो गड़बड़ाकर सीधा हुआ। नहीं तो। मुसलसल खामोशी पर इसने इर्द गिर्द से नजर हटाकर इन्हें देखा, जो बहुत गौर से इसे देख रही थी। ऐसे क्या घूरी हो? अगर मेरा आना बुरा लगे तो चला जाता हूँ। अरे ऐसी बात नहीं। हिना ने इसे रोका, जो मायूस होकर उठ रहा था। तभी इसको आता देखकर इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो तीनों जो इसे देख रही थी, इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ से ज़मीना आ रही थी। इन तीनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। वो जो अपने ध्यान में आ रही थी, सामने नज़र पड़ते चौंक गई। तुम लोग यहाँ मेहमान नवाजी का कोई रवाज नहीं? वो तो जाने वाला था, फिर इनके सामने दोबारा बैठ गया। तुम तो जाने वाले थे। सायरा ने संजीदगी से देखा। थोड़ी देर बैठ जाऊंगा तो तुम्हें बिल आएगा, कहकर इसने नजरें फिर से ज़मीना के गुलाबी चेहरे पर गाड़ दी। राबिया चले? इसके घूरने पर ज़मीना ने राबिया से कहा। कहाँ की तैयारी है? इन्हें उठता देखकर सायरा ने पूछा। शॉपिंग पर जा रहे हैं। चलो फिर हम चलते हैं, कल मुलाकात होती है। चलो मैं तुम लोग को छोड़ दूँ, वैसे भी फारिग ही हूँ मैं। वो भी फ़ौरन खड़ा हो गया। राबी ने अप्रोच कर सायरा को देखा, जवाबन वो कंधे उचका कर रह गई। थैंक्स जैन, हमारा जाने का बंदोबस्त है, फिर कभी। ओके बाय। वो सूरज से इनकार करते हुए इसका बाजू पकड़ के चल पड़ी, जबकि जैन की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सायरा के इस्तफसार पर इसने अप्रोच कर इसे देखा। दोस्त से मिलने आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूँ। इसमें दिमाग में चलने वाली क्या बात है? सायरा अब भी जायज़ा लेती नज़रों से इसे देख रही थी। ओके चलता हूँ। वो तेरी से आगे बढ़ रहा था, जब इसकी बात सुनकर ना सिर्फ रुक किया बल्कि मुड़कर इसे देखा। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। किसकी बात कर रही हो? अनजान मत पड़ो। सायरा के कहने पर इसने गहरा सांस लिया। तुम्हें कब से मेरे टाइप में दिलचस्पी होने लगी? वो अब सीने पर हाथ बांध कर खड़ा था। इसके पीछे जाकर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। वो तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, बहुत मुख्तलिफ लड़की है। सायरा ने जताने वाले अंदाज पर मुस्कुराया। चलो देखते हैं, कहकर वो रुका नहीं, जबकि सायरा ने सर झटका। इदा दी बादी भी होंगी है तो इदा दी जलील औरतें इदा दे फिर बंदियां दे काबू आंदियां। अपना मूड ठीक करो यार, मसला हल हो गया। राबे के टोकने पर इसने सर झटक कर खुद को नॉर्मल किया। वो रैक में लगे कपड़ों को देख रही थी, फिर बेलू शिफॉन के सूट को खुद से लगाकर आईने में देखा, लेकिन अपने बिल्कुल पीछे जैन को खड़े देखकर वो हैरत से देखने लगी और इसके मुस्कुराने पर चौंक कर इसकी तरफ मुड़ी।
ये सूट कर रहा है आप पर। इसके कहने पर ज़मीना ने हाथ में पकड़े सूट को देखा और दोबारा इसे हैंग कर दिया। क्या हुआ, सूट पसंद नहीं आई या मेरा तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगा? इसके इस्तफसार पर ज़मीना ने नज़रें घुमाकर राबिया को तलाश किया हुआ इनकी तरफ यार दी। तुम? करीब पहुंचने पर हैरान हुई। तुम इधर भी पहुंच गए? वो दोनों बातें कर रहे थे जब इसके मोबाइल पर पापा की कॉल आने लगी। वो फ़ौरन साइलेंट पर करके राबिया की तरफ मुड़ी। चले? वो ऑफ मूड के साथ बोली, इंतज़ार के बगैर बाहर निकल गई। राबिया को जैन को बाइक का कहकर देरी से इसके पीछे आई जब इसका फ़ोन दोबारा बजा। किसकी कॉल है? इसके मुस्तरब अंदाज पर इसे पूछना पड़ा। पापा का। तो उठा लो। नहीं। वो मुँह फुलाकर बोली तो राबिया की हंसी निकली। तुम तो अब भी बच्चों की तरह मुँह फुला लेती हो। वो राबिया के साथ इसकी शॉपिंग देख रही थी जब भी दरवाज़ा बजा। जी? राबिया ने सवालिया नज़रों से फातिमा आंटी को देखा। ज़मीना के फादर आए। राबिया के साथ ज़मीना भी हैरान हुई। ज़मीना के निकलते ही राबिया भी इसके पीछे आई। मेरी गुड़िया। इसे देखते गफूर साहब ने बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़े और इसे गले लगा लिया। वो जिनसे नाराज़ थे इनके गले लगते जैसे सारी नाराज़ी हवा होगी। कल से फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? पता मैं कितना परेशान हो गया था। वो इसका सर चूमते हुए बोले। अदर गंदी क्लांति औलादनों का हारी रखा जाए। मैं आपसे नाराज़ थी, मुझे पता था। वो सुकड़ कर बोले। आपको पता है पापा कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे जब ऑफिस में बुलाकर मुझे वार्निंग दी गई। लास्ट डेट थी, आप कैसे इग्नोर कर सकते इस बात को? इसके अंदाज पर सर झुका गया। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। वो बेकसूर होते हुए भी शर्मसार थे और बाहर खड़ी राबे को ज़मीना पर बहुत गुस्सा है जो अपने बाप को शर्मिंदा करी थी। वो सलाम करती हुई अंदर आई। दोनों ने चौंक कर इसे देखा। पापा, ये राबिया मेरी दोस्त और रूममेट। जीती रहो बेटा। इन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। मेरी फ़ीस राबिया ने दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा आपका। वो एक बार फिर शर्मिंदा हुए। राबिया ने गुस्से से ज़मीना को घूरा। अंकल, आप यूँ कहकर मुझे शर्मिंदा करें? बाप बेटियों से माफ़ी मांगते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे पास थे तो दे दिए। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है बेटा, वरना इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देता। कुछ मसला हो गया था, इसी वजह से कल जमा नहीं करवा सका। मुझे पता है गलती मेरी है। ये बेटा आपकी अमानत। गफूर साहब ने जेब से चेक निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। ये अंकल। वो हिचकिचाई। बेटा, इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं। ये कल नहीं तो परसों आपको देने थे। इन्होंने इसके सर पर दोबारा हाथ रखा तो इसने मुस्कुराकर थाम लिया। मैं ज़मीना को लेने आया था। अगले हफ्ते इसकी बहन की शादी। आप भी बेटा ज़रूर आना। जी अंकल, मैं ज़रूर आती, लेकिन मेरी खाला जिनका हॉस्टल है मैं इनके साथ रहती हूँ। अगले हफ्ते मेरे मामू की बेटी की शादी है तो हमें परसों कराची जाना है। अगर ये फंक्शन ज़रूरी ना होता तो मैं ज़रूर आती। मैं बैग लेकर आती हूँ। ज़मीना के कहने पर वो भी इनके पीछे आई। कब तक वापस आओगी? राबिया ने ज़मीना को देखा जो जल्दी जल्दी सामान चेक कर रही थी। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं ज़मीना। तुम बहुत लकी हो जो वो तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हारी नाराज़गी का ख्याल करके वक्त की परवाह के बगैर आ गए। हमें देखो, हमारे बाप को कभी हमारी परवाह नहीं रही। हम सालों इनको ना मिले, महीनों इनसे फ़ोन पर बात ना करें, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे पापा जिस तरह तुम्हें प्यार करके मना रहे थे, मुझे तुम पर रश्क आ रहा था। पहली बार ज़मीना ने राबिया को यूँ अफसरदा देखा। पता नहीं लोगों के नज़दीक खुशकिस्मती चेक करने का कौन सा पैमाना था। इसके नज़दीक राबिया लकी थी और राबिया से लकी कह रही थी। तू लानतियाँ राबिया थे जो भी है, लेकिन तू लानतियाँ। वो बगौर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी जहाँ नौशी और इसका मंगेतर नजर आ रहे थे। इसने पहली नज़र में पहचान लिया। इसका वही क्लास फेलो था जो इसके साथ होता था। जिस तरह वो एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे थे, पता चल रहा था कितने फ्रैंक है। वैसे मुझे एक बात पर हैरत है। इस बार नौशी ने ज़मीना को पहले इतला नहीं दी। नाजिया ने शरारत से ज़मीना का संजीदा चेहरा देखा। इसे डर होगा हमेशा की तरह ज़मीना इसके मुकाबले में उतर कर कहीं इसके मंगेतर को न छीन ले या अपने दोस्त के भाई को इसके मंगेतर के मुकाबले में ला खड़ा ना करे। ये जवाब सोनिया की तरफ से आया। वो दोनों खुद ही कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, अपनी बेटी की हरकतें ताया जी को नज़र नहीं आई या इनको माशरे या अफराद याद नहीं आए। जब आपकी मंगनी थी तो ताया जी को एक साथ बैठने पर एतराज़ था। फरहान भाई खुद अंगूठी पहनाना चाहते तो ताया जी ने इसे बेशर्मी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया। अपनी दफ़ा इनकी गैरत कहाँ चलेगी? बेटी अंगूठी भी पहना रही है, कंधे से कंधा भी मिलाकर बैठी है, गले भी लग रही है। वो तो जैसे फट पड़ी थी। नाजिया और सोने ने परेशानी से इसका सुरख चेहरा देखा। तुम इतना अजीब क्यों सोचती हो ज़मीना? मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई और ना कुछ इसमें नहीं डाला है। बरसों से हमारे घरों की, हमारे माशरे की यही रवायत चली आ रही है और मैं इन रिवायतों से खुश हूँ क्योंकि मुझे खुशी है। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। और अभी अपनी जिस सहेली की बहन का तुमने जिक्र किया, वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं। इनके नज़दीक ये बातें मायूब नहीं समझी जाती, लेकिन मंगनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि गले मिला जाए या दिन रात इकट्ठे गुजारे जाएँ। मंगेतर महरम नहीं, और जो महरम नहीं होता इससे कुर्बत सिर्फ तबाही लाती है। नाजिया ने बड़ी संजीदगी से समझाया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। एक तो मुझे रिश्तेदारों में बिल्कुल शादी नहीं करनी हो, किसी अपने जैसे मिडिल क्लास घराने में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसना पड़े। इसका अमीर होना और मॉडर्न होना ज़रूरी है। इसकी शर्तें गिनवाने पर नादिया हंस पड़ी, जबकि सोनिया ने अफसोस से सर झटका। अच्छा मैडम, तुम्हारी ख्वाहिश मैं अम्मी तक पहुँचा दूँगी और ज़रूर मेरी शहज़ादी को शहज़ादा ही मिलेगा। नाजिया के प्यार करने पर मुस्कुरा दी। जॉब जाकर आराम करो, फिर कल से घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। वो सर हिलाकर लेट के भी इसकी आंख लगी कुछ ही देर हुई थी जब इसके सराहने रखा इसका मोबाइल बज उठा था। स्क्रीन पर नज़र आने वाला नंबर अनजाना था। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ आती भारी आवाज़ पर उठ गई। कौन? मुझे यही उम्मीद थी कि आप पहचानेंगी नहीं, दूसरी तरफ से मुस्कुरा कर कहा गया। जैन बात कर रहा हूँ, सायरा का भाई। वो जितना हैरान होती इतना कम था। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसने परेशानी से पूछा। ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, जबकि आपकी तीनों दोस्तें मेरी भी कुछ लगती हैं।
2 दिन से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा हूँ। सायरा ने बताया कि आप अपने घर गई हुई, वो भी 2 हफ्तों के लिए। खैरियत थी ना? वैसे बेतकल्फी से पूछ रहा था जैसे कब से फ़ोन पर इनकी गपशप हो। आपको मुझसे कोई काम था? परेशानी में इसने बेतुका सा सवाल कर दिया। जवाब उन्होंने कहका लगा कर हंसा। अब तो सब काम आपसे ही हैं। इसके ज़ुबानी अंदाज पर इसके कानों की लोएं सुर्ख हो गई। अगर आपने ऐसी बातें करनी तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके, नाराज़ मत हो, बंद कर रहा हूँ फ़ोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं करूँगा। ज़मीना ने मज़ीद कुछ सुनने बगैर फ़ोन तेज़ी से बंद कर दिया और बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा जो बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। लानती औरत, बेगैरत औरत। मुनाजे के साथ पार्लर से वापस आई तो घर में काफ़ी रश था, जिसका मतलब था मेहमान आ चुके हैं। इसने थोड़ा झांक कर ड्राइंग रूम में देखा। पापा अम्मी के साथ फुप्पो अंकल ताया जी ताई भी बैठी थी, जबकि दरमियाने सोफे पर खातून स्किन कलर की बड़ी सी चादर लिए मुस्कुरा रही थी। वो इन्हीं कदमों से वापस किचन में आ गई जहाँ सोनिया यकीनन चाय का इंतजाम कर रही थी। इसने शेल्फ पर रखे मिठाई और फलों की टोकरी को इस्तफामिया नज़रों से देखा। पास ही बेकरी का काफ़ी सामान था। इसने केक का एक पीस उठाकर मुंह में डाला। वाह, केक तो बड़े मज़े का है। कौन लेकर आया? पापा की कज़न है, वहीं लेकर आई है। वो जो स्किन शॉल में है? ज़मीना ने पूछने पर सोनिया ने सर इस बात में ला, जबकि वो जल्दी जल्दी कपों में चाय डाल रही थी। अंदर तो लगता है जैसे कोई पी रहा है और सब मरीदों की तरह अकीदत से इनके गिर्द खिड़ा डाले बैठे। ज़मीना ने जैसे अपनी बात का खुद ही मजा लिया। ऐसा ही है, पापा ताया जी पुप्पो सब इनके सुनते फ़ौरन आ गए, तो ज़रूर इनके लिए ख़ास होंगे। वो प्लेटों में बेकरी का सामान निकाल रही थी। अब तुम भी मेरी कुछ मदद कर दो या यूं ही मेहमान बनी खड़ी रहोगी? सोनिया ने गुस्से से इसके चमकते चेहरे को देखा जो फेशियल के बाद मजीद नहीं कर गया था। जवाबन ज़मीना ने अपनी मेहंदी से भरे हाथ इसके आगे सूख चुकी है। सोनिया ने ट्रे उठाते हुए से जताया, तुम ले जाओ ना यार, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपने बाजी के लिए 4 समोसे लेकर जा रही हूँ। सोनिया ने गुस्से से जिसे देखा, लेकिन वो गुनगुनाते हुए अपने लिए चाय निकाल रही थी। लानती इधर बंदा कुत्ते आगे पौधे पे पहनना। वो स्टेज से नीचे उतरी थी जब इसे पापा अपनी तरफ आते दिखाई दिए। मैं ना, जरीना आपा वहाँ अकेली बैठी है, थोड़ी देर इनके पास बैठो जाकर, और अगर इन्होंने कुछ लिया नहीं तो इन्हें सर्व करो। जी पापा। वो अपना शरारा संभालती एहतियात से चलती इनकी तरफ बढ़ी। इस पर नज़र पड़ते इनकी नज़र जैसे इस पर जम सी गई। इसके करीब आने पर मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा कर इनके करीब बैठ गई। आंटी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं बेटा। खाना खाया आपने? जी बेटा, खा लिया। इनकी नज़र इसका जायज़ा ले रही थी। बड़ी प्यारी लग रही हो। इन्होंने प्यार से इसके बालों को छुआ तो वो झेंप कर मुस्कुरा दी। इसके शर्माने पर इन्होंने प्यार से इसे देखा, तभी इनकी नज़र इसके गोरे हाथों पर गई जिस पर मेहंदी के नक्शे नगार अजीब बाहर दिखा रहे थे। इनके दो इसके दोनों हाथ थामे। माशाल्लाह, बड़ा गहरा रंग है, अल्लाह नसीब भी खूबसूरत करे। इनके दुआ देने पर मुस्कुरा दिया, फिर रुखसती का शोर उठते हुए माजरत करती हुई उठ गई। राबी के बताने पर सायरा खामोश होगी, तभी जैन अंदर दाखिल हुआ। तुम कब आई? इसने हैरत से राबी को देखा। 1 घंटा हो गया। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी दोस्त भी आई है? इसने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर पूछा। तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? सारे ने माथे पर बल डालकर पूछा। अच्छी लगती है, वो मोबाइल देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। अगर इतनी अच्छी लगती है तो शादी करो, मैं मम्मी से बात करती हूँ। सारा ने संजीदगी से कहा तो उसने नज़र उठाकर बहन को देखा। अभी मैंने शादी का नहीं सोचा। तो फिर? सारा ने अब्रोच कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ज़मीना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं। वो हंस पड़ा। सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। 2 लफ्ज़ मोहब्बत के बोल के इनके हुस्न के कसीदे पढ़ो, सब मिनटों में फ्लैट हो जाती है। और तुम लोगों को, ज़मीना को तो मैंने चैलेंज के तौर पर लिया। अब तक तुम मुझे इग्नोर करिए, लेकिन आखिर कब तक? और जो तुम लोगों को गलतफहमी के मुख्तलिफ है वो भी मैं दूर कर दूँगा। जैन प्लीज़ अपने तजर्बे कहीं और जाकर करो, ज़मीना से दूर रहो। राबिया को बुरा लगा। यार राबिया, गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी नीयत बुरी नहीं, बस थोड़ी देर इंजॉय करूँगा, कुछ अर्सा। फ़ोन कॉल्स, 3-4 मुलाकातें। जब मुझे लगेगा लड़की मेरे प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है, मैं इसे छोड़ दूँगा और तुम लोगों को बता दूँगा मैं क्या चीज़ हूँ। एक और बात, मैं इसे फ़ोन भी कर चुका हूँ और वो मुझसे बात भी कर चुकी है। यकीनन इसने तुम लोगों को नहीं बताया होगा। इसने कहकर मरे से दोनों के तासुरात देकर डेमो देता हूँ। कहकर इसने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सामने किया। दूसरी तरफ से ज़मीना की आवाज़ आई। कैसी है ज़मीना? वो मुस्कुरा कर बोला। आपने फिर फ़ोन किया? दूसरी तरफ से वो गुस्से से बोली। मैंने कहा था आपसे कि मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। बात सुने जैन साहब, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपकी बात इसलिए सुनी कि आप सायरा के भाई हैं। अब अगर आपने मुझे कॉल की तो मैं सायरा को बता दूँगी। जैन का चेहरा सुर्ख पड़ गया बेइज्जती की वजह से, जबकि राबी और सायरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। आप मुझे धमकी दे रही हैं? ऐसे ही समझ ले, वक्त गुजारी के लिए कोई और लड़की तलाश करें। मैं आपकी वजह से सायरा से अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती। ज़मीना, मैं आपके लिए सीरियस हूँ। जैन ने एक आखिरी कोशिश की। मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। जो ही इसका फ़ोन बंद हुआ, इन दोनों के कहके बुलंद हुए। तुम तो कुछ और कह रहे थे। सायरा ने मुस्कुराकर जैन को देखा जिसके होंठ खिंचे हुए थे। ये कह रहा था ये बड़ी तोप चीज़ है। राबिया ने शरारत से देखा तो वो झटके से खड़ा हुआ। इन मिडिल क्लास लड़कियों का यही मसला, थोड़ी सी बात भी करो तो इन्हें लगता है बंदा सीरियस है, शादी तक पहुँच जाती हैं। हैं, इसने कब तुम्हें शादी के लिए कहा? उल्टा तुम इसे कह रहे थे तुम सीरियस हो। अब भी राबिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज बोली। बड़ी शरीफ बनती है ना तुम्हारी दोस्त, ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि सारी शराफत धरी की धरी रह जाएगी। इसके धमकी अमेज़ अंदाज पर इन दोनों ने हैरत से देखा। अपनी हद में रहना जैन, कुछ उल्टा सीधा किया ना तो तुम्हारे अगले पिछले सारे करतूत खोलकर डैडी को बता दूंगी। सारा माथे पर बल डालकर गुस्से से बोली, तनफन करता बाहर निकल गया। राबिया ने परेशानी से सायरा को देखा। ये इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, पहली दफ़ा किसी लड़की ने लिफ्ट नहीं करवाई तो बेचारा बौखला गया। तुम छोड़ो, ठीक हो जाएगा। सायरा ने तसल्ली अमेज़ अंदाज में इसके हाथ थपथपाया तो राबिया पुरसोच अंदाज में सर हिला कर रह गई। रात को वलीमा, पप्पा सुबह सुबह इधर है, खैरियत है?
वो मुँह उठाकर बाहर आई तो अंदर से आती आवाज़ों पर इसने इमराना से पूछा, हाँ वो जरीना आप वापस जा रही तो इनसे मिलने हैं, क्यों वलीमा अटेंड नहीं करना इन्होंने? नहीं, इन्हें काम है। वैसे अम्मी ये बहुत ही अमीर लगती हैं जो सब इनके आगे पीछे रहते हैं। इसने पानी का गिलास मुंह से लगाते हुए पूछा, है तो, और अच्छी भी बहुत है, बहुत सकी, हमारी बहुत मदद की इन्होंने। इसने गायब दिमागी से सुना था। तुम ये नाश्ता ले जाओ और इन्हें अल्लाह हाफिज़ भी कराओ। ये फल कितने फ्रेश हैं, इसने सेब उठाते हुए कहा। जरीना आप अपने गांव से लेकर आई हैं, वहाँ की हर चीज़ बड़ी खालिश होती है। इमराना की तारीफ़ पर इसका मुंह बन गया। ये अब्बू की कज़न गाँव में रहती हैं? हाँ, वहाँ इनकी। रहने दे अम्मी, जहाँ भी रहती है, मुझे क्या, अब्बू का सारा ननियाल मुझे पेंडू लगता है। वो मुंह बनाकर बोली, मीना मैं ना तमीज़ से बात किया करो, जानती हो कि वो कितनी। प्लीज़ अम्मी, अब आप इनकी तारीफ़ ना शुरू कर देना। वो नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर निकल गई। आप ऐसे जा रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गफूर साहब ने आज से कहा। मजबूरी ना होती तो ज़रूर रुकती गफूर, वो शफकत से बोली। आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे छोटे भाई हो गफूर, एहसान कैसा, और एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। और बल्कि तुम भी, ये तुम्हारा छोटा भाई है, बहन भाई के रिश्ते में मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें दुनियादारी नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे शौहर ने अन वक्त पर पैसे मांगकर जिस तरह गफूर को तंग किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन बहरहाल वक्त गुजर गया। अब तुम नाजिया को बहू नहीं बेटी समझना, क्योंकि नस्लें बहू से चलती हैं। इससे प्यार करोगी, इज्जत होगी तो वो भी तुम्हें बदले में इज्जत देगी। जहाँ मोहब्बत और इज्जत हो वो घर जन्नत बन जाता है। जी आपा, पप्पो ताबेदारी से बोली तो मीना बुरुज काती अंदर आ गई। वो सलाम करके ट्रे रखकर जल्दी से बाहर निकल गई। उसके पीछे पप्पो भी निकल गई। जरीना बेगम की नज़रों ने दूर तक इसका पीछे गया। गफूर, तुमसे एक बात करनी थी। जी आपा, वो फर्माबरदारी से बोले। तुम्हारी मैना मुझे पसंद आई। मैं अपने मुन्ना के लिए ऐसी बीवी ढूंढ रही थी। दोनों की जोड़ी थी सूरज चांद की लगेगी। वो तसव्वुर की आंख से दोनों को साथ देकर खुश हो रही थी। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन अभी मैना पढ़ रही है। आपको पता नहीं इसे पढ़ाई का कितना शौक है। मैं इंतज़ार कर लूँगी गफूर, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। गफूर साहब तो जब का शिकार हो गए। ज़मीना की ख्वाहिश और इसकी सोच भी अच्छी तरह जानते थे। वो इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ करना नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं गफूर, तुम परेशान हो, फिर जो अल्लाह को मंजूर। इन्हें परेशान देकर इन्होंने बात ख़त्म कर दी। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं, आपसे ज़्यादा मेरे लिए काबिल पार कौन होगा। मुझे यकीन है मेरी मैना आपके घर खुश रहेगी। इन्होंने कुछ सोच कर हामी भर ली। वो पहले औंतरी गंदी लो आत, वो तो पूछ लो अपनी। तुम इतनी जल्दी से आ रही हो? मैं तुम्हारे लिए आई थी। इसे अपना सामान पैक करते देखकर नाजिया ने राजी से कहा तो मुस्कुराकर इसके सामने बैठ गई। बाजी एग्ज़ाम होने वाले, वैसे भी शादी की वजह से मेरा पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो गया। नाजिया ने सर हिलाकर सोनिया को देखा, जिसे बात करने का इशारा करी थी। वैसे मुझे तुमसे ख़ास बात भी करनी है। जी बताएं, वो इसकी तरफ मतवज्जा होकर बोली। दरअसल अम्मी ने मुझे बुलाया कि मैं तुमसे बात करूँ। अब के ज़मीना ने उलझ कर इसे देखा। ऐसी ऐसी कौन सी बात है जो अम्मी खुद नहीं कर सकती? तुम शादी पे इतनी प्यारी लग रही थी, सब तुम्हारे ही पूछ रहे थे। कल फरहान के दोस्त ने मैं तुम्हारे बारे में पूछा, वो रिश्ते के लिए अपनी अम्मी को लाना चाहता है। दूसरा, पापा की जो कज़न हमारे घर ठहरी थी, इन्होंने भी अपने बेटे के लिए पापा से बात की। पापा को वैसे वो रिश्ता पसंद है, पर इन्होंने अम्मी ने कहा कि तुमसे पूछ लूँ। बात गुस्से वाली तो नहीं थी, पर इसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा है। पहली बात तो ये कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची। दूसरा, मैंने पहले आपको बताया था मेरी सोच क्या, आप अम्मी को मना करते। लेकिन ज़मीना, कभी ना कभी तो शादी करनी है, फिर दोनों रिश्ते अच्छे हैं। लोगों को अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए इतनी तगदो करनी पड़ती है कि यहाँ तो खुद रिश्ते चल कर हैं। इस तरह मना करना तो सरासर कुफरान नेमत होगा। आप तो ऐसे अफसोस करें जैसे मेरे इनकार से शहज़ादा गुलफाम हाथ से निकल जाएगा। एक फरहान भाई का दोस्त है, जाहिर सी बात है मुझसे 10 साल तो बड़ा होगा, और मेच्योर लोग मुझे नहीं पसंद। दूसरा, वो भी हमारी तरह होगा, मिडिल क्लास। फिर वही मसले क्या, वो मेरी फ़ीस सपोर्ट कर सकेगा? उल्टा मुझे पढ़ने से मना कर देगा। क्या वो मुझे बेहतरीन घर, गाड़ी और आसाइश की ज़िंदगी दे सकेगा? और दूसरा, वो पापा की कज़न का बेटा, गाँव का रहने वाला गवार, वो क्या 4 पढ़े लिखे लोगों में खड़े होकर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकेगा? क्या होगा इसका लाइफस्टाइल? कोई 10वीं पास दुकानदार होगा, सारी उम्र बच्चों में धक्के खा होंगे। क्या इसके पास गाड़ी होगी? क्या वो मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आसाइशें दे सकेगा? ये रिश्ते जो आप लोगों की नेमत लग रहे हैं, मेरे नज़दीक बकवास है। तुम क्या सारी उम्र महलों में रही हो, ये गाड़ियों में घूमते ही हो? पीछे से आने वाली आवाज़ पर इन तीनों ने मुड़कर देखा। 2 कमरों के घर में तुम पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, सारी उम्र तुम्हारे बाप के पास बाइक रही, और तुम वर्ल्ड टूर, बंगले और गाड़ियों की बातें कर रही हो। इमराना को शायद इसकी बातें ज़्यादा बुरी लगी थी, जब इनका अंदाज गुस्सीला और तंज़िया था। तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है कि मैं आपके लोगों के घर पैदा हुई? इंसान अपनी तरक्की के लिए अपना रास्ता खुद बनाता है। ताया जी भी पापा के साथ काम करते थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन पापा और इनके असूल, हम छोटी छोटी चीज़ों को तरसते रहे। लेकिन ताया जी की फैमिली हर बार हर जगह हमें कमतर और खुद को बदतर साबित करते रहे। और अभी इन्हें आपने बंगले और कार की बात की। अगर मेरे पास बंगला और कार नहीं, तो क्या इसकी ख्वाहिश रखना गुनाह है? तुम्हारे बाप के असूल मेरे लिए बहुत अहम है। खुद को तकलीफ देकर उन्होंने हमेशा हमारी आसाइशों का ख्याल रखा, हलाल का नवाला खिलाया। जबकि तुम्हारे ताया जिस तरह रिश्वत लेकर अमीर हुए सब जानते, लेकिन तुम हमेशा से ज़ाहिरी चमक दमक से मुतासिर रही हो। तुम्हारे बाप ने इन 2 बेटियों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें शहजादियों की तरह रखा, और तुम इस बात को देखिए ना उसे कह रही हो। हद होती है खुदगर्जी की। मैं ना, गुस्से से बोलने की वजह से इनका सांस फूलने लगा। नाजिया ने करीब जाकर इनकी पुश्त को चला। अम्मी आप तो रिलैक्स हो जाए, खाक रिलैक्स हो जाओ। इन्होंने गुस्से से नाजिया का हाथ जोड़ा। ये शुरू से खुदगर्ज है। जिस बाप ने इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाए, इस बाप की कमाई पर सवाल उठा रही है। शुक्र करो अच्छी सूरत की वजह से किसी ने पूछ भी लिया, वरना शहजादा गुलफाम किताबों कहानियों में मिलते हैं। हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों की इज्जतदार लोग मिलते हैं, वही बहुत है।
मैंने शराफत का अचार नहीं डालना? क्या करूँगी ऐसे आदमी की शराफत का जिसकी जेब खाली हो, जो मुझे पसंद नहीं होगा? मैं कैसे इसे बर्दाश्त करूँगी, वो भी शौहर के रूप में? वो इतना कुछ सुनकर भी अपनी बात पर जमी थी। इन्होंने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तुम इस काबिल नहीं थी कि तुमसे पूछा भी जाता, लेकिन हमने तुम्हारी राय मांगकर तुम्हें इज्जत दी जो तुम्हें रास नहीं आई। बहरहाल मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा ने जरीना आपा को हाँ कर दी। क्या? वो उछल पड़ी थी। अम्मी मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी गांव में शादी नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने यही सब करा तो मुझे तब पढ़ाने की जरूरत क्या थी? इसका गुस्सा बेबसी में ढल गया। जरीना आपा बहुत अच्छी खातून है, बेशक इनके पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन उम्र का बड़ा तजर्बा जो किसी डिग्री वाले के पास नहीं था। ख़ानदानी साहब हैसियत औरत है। तुम्हारी फीस जो लाखों में जाती है, नाजे की शादी पर जो खर्च हुआ तुम्हें पता है? कैसे हुआ? किसी ने हमारी मदद नहीं की, तुम्हारे अमीर ताया ने भी नहीं। ये जरीना आपा थी जिन्होंने एक लफ्ज़ जताए बगैर हमदानी मदद की, और अब भी इतनी चाहत से तुम्हारा रिश्ता मांगा, जहेज़ के नाम पर इन्हें एक तिनका भी नहीं चाहिए। मुझे बरसती आंखों से इन्हें देख रही थी, एकदम मुस्कुराई। तो इनके एहसानों का बदला आप लोग यूँ चुका रहे हैं कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर? इस तरह आप लोग जहेज़ के खर्चे से भी बच जाएंगे। वाह, अच्छी डीलिंग है। कितनी कीमत लगी फिर मेरी? वो इनके करीब आकर बोली। इमराना का ज़बरदस्त जवाब दे के इन्होंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। दो चार चंडा मेरे बल्लों भी मार, लानती खतून थे, चवल औरत थे। तुम जैसी औलाद होती है जो माँ बाप को जलील करती है। इद्दां दी औलाद तो गला घोटते हुए बंदा पैदा होंदे। मैंने आपको अपना जवाब बता दिया, कहकर वो बाहर जाने लगी। तभी दरवाजे में खड़े गफूर साहब को देखकर वो एक पल के लिए सुन्न होगी। इसकी नज़रें झुक गई और इन्हीं झुकी नज़रों के साथ वो कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन वो किसी से मिले बगैर घर से निकल आई और इसे अपने माँ बाप से गिला था जिन्होंने इसके एहसासात का कोई ख्याल नहीं किया। तो तू लानती औरत, तू केड़ा ख्याल करने पे बेगैरत औरत। इसे पूछे बगैर इसका रिश्ता तय कर दिया, वो भी एक पेंडू के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो जहेज़ नहीं ले रहे, इसलिए कि नाजे के जहेज़ के लिए उन्होंने मदद की। इस वजह से खुद को कुर्बान कर दे, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसे देखे बगैर इस शख्स से चिढ़ हो गई थी जो जरीना आपा का बेटा था। इसको यहाँ 2 हफ्ते हो गए थे, एग्जाम्स करीब होने की वजह से वो ज़्यादा बिजी हो गई। अम्मी पापा से वो बात नहीं कर रही थी, सिर्फ नाजिया का फ़ोन अटेंड कर लेती। वो हर फ़ोन पर इसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन समझाया भी इसे ज़्यादा जो समझना चाहता हूँ, जबकि अपने तौर पर अपना फ़ैसला सुना चुकी थी। तुम्हारा जाना ज़रूरी है? ज़मीना ने नम आंखों से राबिया को देखा। यार 1 साल हो गए घर वालों से मिलेगी, एक माह फ्री है, सोचा मिल आऊँगी। वापस तो फिर यहीं आना। और तुम क्यों उदास हो रही हो? मैं रोज़ फ़ोन करूँगी, तुम भी जाकर फरागत एंजॉय करो। फिर फाइनल में तो हमें सर को जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। राबिया खुद उदास थी, लेकिन ज़ाहिर नहीं किया। तुम कब निकलोगी? मैं कल सुबह जाऊँगी, इसने आंखें साफ करते हुए कहा। राबिया ने एक नज़र इसे देखा और करीब आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम बहुत मुनफरिद हो ज़मीना, और बहुत अच्छी, हमेशा ऐसी रहना, किसी के लिए खुद को ना बदलना। ज़मीना इसकी बात का पस मंज़र नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इसने इस बात में सर ला दिया। चलो खैर, अपना ख्याल रखना, फिर मुलाकात होगी। मेरी राइड आ गई है। वो जल्दी से अपना बैग घसीटती हुई बाहर निकल गई। पिक्चर चाने चढ़ेगी, लानती औरत। वो कब से गेट से कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी किए आते जाते लोगों को देख रहा था। वो जिसे ढूंढ रहा था, इसे इसने कभी नहीं देखा था, ना इससे बात की थी। परेशान देखा ना था। इसे इस बात की भी परेशानी थी। कल इसने सारा राबे को फ़ोन पर बात करते सुन लिया, जिसमें ज़मीना के बाप का भी जिक्र है। इसी वक्त इसके दिमाग में सोच लिया कि इसे क्या करना है। लेकिन अब 1 घंटे से खड़ा वो थक गया था। तभी एक कार गेट के आगे आकर रुकी और इसमें से एक दरमियानी उम्र का आदमी निकला, और तभी गेट से राबे भी निकली। और जिस तरह वो इस शख्स से मिली थी, जैन के शक की तस्दीक होगी। इसने मुस्कुराकर ज़मीना को मैसेज किया, राबे के जाते तेरी से गेट की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी की आवाज़ पर गफूर साहब ने मुड़कर देखा, जहाँ कोई लड़का खड़ा नहीं देख रहा था। आपने मुझे बुलाया? जी अंकल, आप ज़मीना के फ़ादर हैं ना? इसने इश्तियाक से पूछा। किसी लड़के के मुँह से ज़मीना का नाम सुनकर बहुत हैरान हुए थे वो। जी, मैं ज़ैन हूँ, ज़मीना का बॉयफ्रेंड। इसके हाथ आगे बढ़ाकर कहा, जबकि गफूर साहब साख्त हो गए। ओह सॉरी फ्रेंड। वो घबराने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे पता है इसने आपको हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो शायद आपसे डरती है। दूसरा, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे। मैं तो चुप कर गया था, लेकिन ज़मीना मुझ पर जोर दे रही कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन अब इसकी बात रद्द भी नहीं तो नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ी देर बाद गफूर साहब के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। मुझे पता था आप नहीं मानेंगे, इसलिए आपका सबूत भी दूंगा। अभी मैंने इसे बुलाया, वो आएगी, आप खुद देख लेना। कहने के साथ वो हॉल वाले गेट की तरफ चला गया, जहाँ से ज़मीना को आना था। वहाँ से वो इसको देख सकते थे, लेकिन इन्हें नहीं देख सकती थी। और ज़मीना को आगता देखकर इनका दिल चाह काश वो इसे अचानक ना आते तो कुछ तो भरम रह जाता। जी फरमाइए, वो इसे देखकर सख्त लहजे में बोली। ज़मीना, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मेरा इरादा आपको फ़ोन करके परेशान करने का नहीं था। दरअसल मैं दिल का बहुत साफ़ हूँ, जो दिल में वो कह देता हूँ। मुझे आप अच्छी लगी, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो आपको अच्छा नहीं लगा, और मैं आपको इस बात का एहतराम करता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं कुछ दिनों तक अमेरिका जा रहा हूँ, फिर शायद कभी मुलाकात ना हो, तो अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो कबूल कर लें। इसने इतने अच्छे तरीके से माज़रत की कि ज़मीना का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। इसने मुस्कुराकर गुलाब के वो फूल थाम लिए, जबकि वो दूर खड़े गफूर साहब का रंग सफ़ेद पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीना, वो कहकर मुड़ गया। और गेट से निकलने से पहले इसने दाएं तरफ कुछ फासले पर खड़े गफूर साहब को देखा, फिर ज़मीना को। आप बहुत अच्छी है ज़मीना, आई लव यू। आखिरी 2 लाइनें इसने जानबूझकर ज़ोर से बोली। ज़मीना ने हैरत से इसकी बेतुकी बात सुनी। इसके माथे पर पल पड़ गए, लेकिन वो गेट से ओझल हो चुका था। वो सर झटकते हुए मुड़ी, लेकिन मुड़ते ही ज़मीन और आसमान इसके आगे घूम गए। वो बिल्कुल साथ खड़ी थी, हत्ता कि वो चलते हुए इसके बिल्कुल सामने आ गई। इसने सारी ज़िंदगी इनको इतना संजीदा नहीं देखा था। वो बुरी तरह डर गई। सामान लेकर आओ अपना।
क्या करो, बाहर निकल के सारा रास्ता इसने डरते हुए गुजारा, लेकिन वो मुंह दूसरी तरफ केस से बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। घर पहुंचते हुए इसे देखे बगैर अंदर चले गए। वो इसी तरह सर झुकाए इनके पीछे आई। बैग कमरे में रखकर वो कितनी देर हाथों को मसलती परेशान खड़ी रही। तभी सोनिया तेजी से अंदर आई और आते बड़े जारहाना अंदाज में से बारू से थामा। क्या हुआ पापा, क्यों रो रहे हैं? ज़मीना ने चौंक कर इसे देखा और एक पल ज़ाया के बगैर इनके कमरे में दाखिल हुई। इमराना इनके करीब परेशान सूरत लिए खड़ी थी। वो सीधी इनकी तरफ आई, घुटनों के बल इनके सामने बैठ गई। पापा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन ले, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। गफूर साहब ने नज़रें उठाकर इसे देखा, जिनकी आंखें और चेहरा दोनों गीले थे। कोई तुम्हारे बारे में आकर ऐसा कहता तो मैं कभी यकीन ना करता। अपनी तरबियत पर मुझे यकीन था, पर मैं आंखों देखे को कैसे झुटला दूँ? मुझे इतना बता दो मैं ना, मेरे प्यार और तरबियत में कहाँ कमी रहेगी जो तुमने जो रास्ता इख्तियार किया। मैंने महदूद वसाइल में तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं की, कभी हराम का एक लुक़मा तुम लोगों के हलक में नहीं जाने दिया। फिर भी तुमने हराम रास्ता चुना। मैंने वहाँ तुम्हें पढ़ने भेजा था, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि मैं कितना मकरूज़ हुआ, किस तरह नज़रें झुकाकर ज़लील होकर मैं लोगों से पैसों का तकाजा करता था। अगर तुम वो शर्मिंदगी देख लेती तो अपने लिए मौत मांग लेती, लेकिन बाप को ये दिन ना दिखाती। वो जो बरसती नज़रों से इन्हें सुन रही थी तड़प कर बोल पड़ी। पापा मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको जलील होना पड़े। वो मेरी दोस्त का भाई है जिसे आपने देखा। आज से पहले मैं कभी इससे मिली भी नहीं। इसने एक दो दफ़ा मुझे फ़ोन किया, आज भी वो मुझसे माफ़ी मांगने आया था। गफूर साहब ने नाराज़गी से देखा। झूठ मत बोलो ज़मीना, वो लड़का खुद मुझे बता कर गया कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम इसे कोर्ट मैरिज के लिए मजबूर कर रही हो, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता। इसे माँ बाप की इज्जत का ख्याल था, जबकि तुम तो शायद माँ बाप को मरा हुआ समझ लिया। इनके इंकशाफ पर इसकी आंखें फटने के करीब खुल गई। ये झूठ है पापा, वो तड़प कर बोली। तो वो भी झूठ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने मुस्कुरा कर इसके हाथों से फूल नहीं लिए थे? वो जाते हुए जो बेहुदा बातें कह कर गया वो तुमने नहीं सुनी? पापा मेरा यकीन करें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो लड़का जब मुझे बता रहा था मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। लोगों ने हमेशा मुझ पर बातें बनाई कि मेरी 3 बेटियाँ, लेकिन मैंने कभी अफसोस नहीं किया और बेटे को हमेशा बेटों की तरह समझा। लेकिन अब समझ आया, लोग बेटियों से नहीं अपनी इज्जत से डरते हैं। मैंने हमेशा तुम्हें नाजी और सोनिया से ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारी जायज़ नाजायज़ हर ख्वाहिश को पूरा किया। बदले में तुमने मुझे ये इनाम दिया, मेरा एतमाद तोड़ दिया। मैं बहुत बुज़दिल आदमी हूँ, शायद हर शरीफ आदमी होता है। परसों लगाकर मैंने इज़्ज़त कमाई और तुम्हारी वजह से मैं इसे खोना नहीं चाहता। कहकर उन्होंने चेहरे पर हाथ फेर कर आंसू साफ किया। अगर ये ना होता तो मैं तुम्हें वक्त देता, लेकिन अब तुम्हारा निकाह वहीं होगा जहाँ मैं चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारी खुदसर और तुम जैसी खुदसर और एहसान फरामोश लड़की को मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात के आखिर तक इनका लहजा पथरीला हो गया। अपने बाप का ये रूप इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसने मुड़कर माँ को देखा, लेकिन इन्होंने भी नाराज़गी से मुंह मोड़ लिया। कोई इसका यकीन नहीं कर रहा था। वो इस वक्त खुद को बेबस महसूस कर रही थी। तेरी लानती सोच ली, वरना तो तेरे आगे सारा कुछ है। लानती औरतें। रात से सुबह हो गई। एक तो रोते और दूसरा रत जगह की वजह से इसकी आंखें सूज गई थी। इसे अब समझ में आया कि ज़ैन ने वो 2 जुमले क्यों बोले कि इन पापा को सुनाने के लिए, लेकिन इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया? इसे अपना कसूर समझ में नहीं आ रहा था। इसे सारे का नंबर मिला, एक बार नहीं बार बार, लेकिन वो बंद था। वो कल से कमरे में बंद थी, लेकिन किसी ने इसे खाने का पूछना तो दूर, कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। शाम को जब वो भूख से निढाल होकर गनूदगी में जा रही थी तो दरवाज़ा खुलने पर मुश्किल आंखें खोली। जहाँ ट्रे लिए नाज़िया अंदर आई, इसे देखते इसकी आंखें फिर आंसू से भर गई। नाज़िया ने एक नज़र इसे देखकर ट्रे इसके आगे रख दिया और खुद इसके सामने बैठ गई। ज़मीना खामोशी से देखती रही। खाना खा लो, इसकी नज़रों के जवाब में नाज़िया ने कहा। भूख से इसका सर पूरी तरह घूम रहा था, इसलिए किसी नखरे के बगैर इसने खाना शुरू कर दिया। परसों तुम्हारा निकाह है। नवाला ज़मीना के हलक में अटक गया। बड़े ज़ोर का धक्का लगा था। खांसते खांसते इसका चेहरा सुर्ख हो गया। नाजिया ने जल्दी से ग्लास इसके होंठों से लगा लिया, जिसे इसने बमुश्किल 2 घूंट पिया। बाजी पापा कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? वो रोते हुए बोली। जैसे तुम इनके प्यार के बदले में धोखा दे सकती हो। ज़मीना ने दुख से देखा। आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। अगर तुम सही हो तो फिर वो लड़का कौन था जो पापा से ऐसी बकवास करके गया? बाजी मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया, मैं खुद हैरान हूँ। मैं नहीं जानती ज़मीना सच क्या है, लेकिन पापा भी बहुत डिसहार्ड है। इन्होंने परसों जुमा के बाद तुम्हारा निकाह तय कर दिया। पापा से कहें मेरा गला दबा दें, लेकिन मेरे साथ ये जुल्म ना करें। मैं किसी अनपढ़ के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। एक शख्स जिसे मैं जानती तक नहीं, देखा तक नहीं, जिसे मैं पसंद नहीं करती, कैसे इसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी? मैं मर जाऊंगी बाजी। वो इसके हाथ पकड़कर रोते हुए मलतजी अंदाज में बोली तो नाजिया ने अपने हाथ छुड़ाकर इसके आगे हाथ जोड़ दिए। हम पर रहम करो ज़मीना, पापा की जितनी बेइज्जती करवानी थी तुम करवा चुकी हो। अब वही करो जो वो कह रहे हैं। माँ बाप से ज़्यादा सही फैसला और कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो आंसू साफ करते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली। पापा की तबीयत कल से बहुत ख़राब है। ये ना हो तुम्हारा इनकार इन्हें किसी बड़ी तकलीफ में मुब्तला कर दे। बेहतर है तुम खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर लो, क्योंकि ये तय है कि वो लोग जुम्मे को आ रहे हैं। ये कहकर वो इसके आगे से ट्रे उठाकर लेगी। वो माँ के पास गई। इनकी मिन्नत की जैसे वजह से कहीं कहेंगे वो करेगी, लेकिन इसका MBA मुकम्मल होने दे। लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने का रवादार नहीं था। सोनिया ने कहा जोड़ा ज्वेलरी बेड पर रखकर चली गई। वो कितनी देर तक इस जोड़े को देखती रही। अपनी शादी को लेकर इसके कितने अरमान थे, सब खाक हो गए। सुर्ख जोड़े में इसे अपने अरमानों का खून नजर आ रहा था। इसने नाजो को हर चीज़ के लिए मना कर दिया। ना इसने मेहंदी लगवाई, ना ब्यूटी पार्लर जाने की हामी भरी। लेकिन इसके मना करने के बावजूद नाजिया ने अपनी दोस्त को बुला लिया, जो ब्यूटिशियन थी। इसके मना करने पर इमराना इसे एक तवील लेक्चर देकर गई थी, जिसका लबे-लबाब इनकी इज्जत, रिश्तेदारों का डरावा वगैरह वगैरह। वो खामोशी से आईने के आगे जाकर बैठ गई। नाजिया की दोस्त के हाथ बड़ी तेज़ी से इसके चेहरे पर चल रहे थे। अपना चेहरा देखते हुए एक पल के लिए इसकी आंखें भर आई। कैसे वो नाजिया और सोनिया को बताती कि
अपनी शादी पर वो शहर के बेहतरीन ब्यूटिशियन से तैयार होगी, लेकिन अब इसने शीशे में एक नज़र नाजिया की दोस्त को देखा और तेजी से पल के छपक कर आंसू अंदर उतारे। बहुत प्यारी लग रही हो ज़मीना, नाजिया की दोस्त ने तनकीदी नज़रों से देखते हुए तारीफ की। तभी नाजिया देरी से अंदर आई और बड़ा सा जाली का कामदार दुपट्टा इसके ऊपर डालकर इसका चेहरा ढांप दिया। पापा पप्पो ताया जी के साथ फरहान भाई और निकाह ख्वाह अंदर दाखिल हुए। इसकी हथेली पर पसीना उतरा है। ज़मीना गफूर वल्द गफूर असगर, आपका निकाह तलाल अहमद वल्द अहमद जमाल से बाई बस 5 लाख हक महर तय किया जाता है, कि आपको कबूल है? इसने सुर्ख दुपट्टे के पीछे से नजरें उठाकर बाप को देखा, जो मुस्तरब अंदाज में अपने हाथों को जकड़े हुए थे। कबूल है, वो जैसे थक कर बोली, और गफूर साहब की अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकल के बाकी कमरे में मौजूद लोगों ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे दुआएं दी। कमरा खाली हो गया तो हर सू खामोशी छा गई, लेकिन कमरे से ज़्यादा इसे दिल की खामोशी महसूस हो रही थी। वो जैसे सर झुकाए बैठी थी। दरवाज़ा खुला था। इमराना नाजिर और सोनिया के साथ जरीना बेगम अंदर आई। इन्होंने करीब आते दुपट्टा हटाकर इसका चेहरा देखा। माशाल्लाह कहने के साथ इन्होंने इसकी पेशानी चूमी। करोड़ों में एक है मेरी बहू, वो खुशी से कह रही थी। सदा सुहागन रहो, वो एक बार फिर इसका माथा चूम कर बोली और दुपट्टे से दोबारा इसका चेहरा ढांप दिया। सब बारी बारी मुबारकबाद देने आ रही थी, जैसे इसकी सास खुश दिली से कबूल कर रही थी। मूवी भी बन रही थी और तस्वीरें भी खींची जा रही थी, लेकिन जो मेहमान खसूसी थी इसका चेहरा ढका हुआ था। अब स्टेज पर इसके माँ बाप बहनों के साथ ताया की फैमिली भी थी। तभी मुबारकबाद देने के बाद ताई जी ने अपना मुँह खोला। आप नाजी की शादी पर आई थी, तब तो भनक तक नहीं लगने दी आपने कि आपका कोई इरादा है। और तो और हफ्ता पहले गफूर मियाँ आए थे, इन्होंने भी कुछ नहीं बताई। अचानक ऐसी कौन सी इमरजेंसी होगी? ताई जी की बात पर गफूर साहब का रंग उड़ा था। इन्होंने घबराकर जरीना आपा का मुंह देखा, जो मुस्कुरा रही थी। गफूर की तीनों बेटियां मुझे शुरू से बहुत पसंद है, और नाजी की शादी पर मैना को देखकर मैंने फैसला कर लिया, मेरे सोने आंगन में यही मैना चहकेगी। तभी मैंने गफूर से बात कर ली थी। वो तो अभी शादी नहीं करना चाहता था, मैंने ही जोर दिया। मुन्ना तो काम पर चला जाता है, मैं सारा दिन इतने बड़े घर में बौखलाई बौखलाई फिरती हूँ। बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी, मेरा दिल भी लग जाएगा। और इसलिए मैंने गफूर पर जोर दिया, सादगी से निकाह कर दे, वलीमा हम शानदार करेंगे। यानी वैसे अपना दिल बहलाने के लिए लेकर जा रही थी। सारी बात में इसे बस यही सुनाई दिया। चलें, अच्छा है, गफूर का बोझ कम हुआ। अब अगले माह नौशी की शादी है, लेकिन हम सारे फंक्शन कर रहे हैं। आपने ज़रूर आना है। ज़मीन और तलाल को भी ज़रूर लेकर आना है। वैसे भी ज़मीन तो नौशी की बड़ी अच्छी दोस्त है। ये आवाज़ ताया जी की थी। अल्लाह अच्छे नसीब करे। वैसे नौशी नज़र नहीं आ रही। अब पता तो नहीं था कि अचानक ज़मीना का निकाह हो जाएगा। इसका पहले से अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम था। इनके साथ लाहौर शॉपिंग के लिए गई है। बड़े अच्छे लोग हैं, हर चीज़ नौशी की पसंद की ले रहे हैं। आपके ताई जी ने यह बताना ज़रूरी समझा। चलो अच्छी बात है, जरीना बेगम ने कहकर बात खत्म कर दी। रुखसती के वक्त सभी इसके गले लगकर आप दीदा हो गए। सिर्फ वही थी जिसने एक आंसू नहीं बहाया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अगली सीट पर तलाल और इसका दोस्त था, जो कार ड्राइव कर रहा था, जबकि पिछली सीट पर बोर जरीना बेगम थे। भूख की वजह से और कुछ असाबी थकन की वजह से चक्कर आ रहे थे। गाड़ी में AC चल रहा था, लेकिन फिर भी इसे पसीना आ रहा था। मुन्ना और कितनी देर है? इसके दिल की बात जरीना बेगम ने पूछ ली। बस थोड़ी देर है। गाड़ी में भारी और गंभीर आवाज़ गूंजी तो ज़मीना ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। साथ बैठी जरीना बेगम ने चौंक कर इसे देखा। थक गई है मेरी बेटी? कहने के साथ उन्होंने इसका हाथ थामा, जो बेहद सर था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इन्होंने परेशानी से पूछा तो अगली सीट पर बैठे तलाल ने मुड़कर देखा, फिर अपने दोस्त की मुस्कुराहट महसूस करके चेहरा वापस मोड़ लिया। मैं ठीक हूँ। इसके मुसलसल इस्तफसार पर इसे बोलना पड़ा। शीशे खोल दूँ आंटी? तलाल के दोस्त ने कहते हुए बटन दबाकर शीशे नीचे कर दिए। ठंडी खुशगवार हवा अंदर दाखिल हुई थी। जैसे से सुकून मिला। इर्द गिर्द शायद खुली जगह थी, क्योंकि हवा काफ़ी सर्द थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई थी। इसने जाली की ओर से देखा। वो एक बड़ा सा हवेली नमा घर था, जो मुकम्मल तौर पर लाइटों से सजा था, बल्कि घर के अतराफ और दूर तक जो सड़क जाती थी वो भी रोशनी से सजी थी। गाड़ी रुकते काफ़ी लोग गेट से बाहर निकल कर गाड़ी तक आए। आओ बेटा। जरीना बेगम ने इसका हाथ पकड़ कर इसे कार से बाहर निकलने में मदद दी। जरीना ने दोनों को साथ खड़ा करके इनके सर से कई नोट वार कर साथ खड़ी औरत को दिए। साथ ही ज़बरदस्त फायरिंग शुरू होगी। वो जो अपने ध्यान में थी, बड़े बेसाख्ता अंदाज में साथ खड़े तलाल के बाजू को पकड़ा। इसकी हरकत बड़ी बेसाख्ता थी। तलाल ने चौंक कर इसके झुके सर को देखा और मुस्कुराकर सामने नजर डाली। इसके सामने गन लिए इसके दोस्त मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहे थे। हाँ, भाभी ने अभी से भाई को काबू कर लिया। अपने दाएं तरफ से मुस्कुराती जताती आवाज़ पर ज़मीना को अपनी हरकत का एहसास हुआ। इसने ना सिर्फ इसका बाजू छोड़ा, बल्कि 2 कदम दूर हटी थी। इसे अंदर तो आने दो, अभी से शुरू हो गए तुम लोग। जरीना बेगम की मुस्कुराती आवाज़ पर इसका सर मजीद झुक गया। गेट के पास पहुंचकर इन्होंने दोनों को रुकने का इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे बकरे इसकी नज़रों के सामने आए। वो बेसाख्ता डर कर पीछे हटी। इसका लहंजा शायद हील में अटका था। इससे पहले वो गिरती साथ खड़े शख्स ने एक बार फिर इसे संभाल लिया। अब की बार चारों तरफ से कहकों की आवाज़ सुनाई। सुनकर इसका दिल सा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। तलाल, तुम्हारी बीवी तो बड़ी डरपोक है। एक तेज़ चुपती तंजी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसने गुस्से से अपना निचला होंठ कुचला। चुप कर जाओ सना। जरीना बेगम का अंदाज तनबीही था। चलो बेटा, इसको हाथ लगा दो ताकि यतीम खाने भिजवा दे। जरीना बेगम की आवाज़ पर इसने डरते डरते इन काले बकरों को देखा, जो सर उठाई से घूर रहे थे। भाभी डर गई हैं तलाल, रेडी रहो। एक मर्दाना शरारती आवाज़ आई तो फिर सब हंस पड़े। चुप रहो अबू बकर। जरीना बेगम ने घूर कर इसे खामोश करा। मुन्ना, मैंने हाथ पकड़ कर बकरे को लगवाओ। ज़मीना ने इस हुक्म पर गहरा सांस लिया। वो अपना हाथ खींचकर मजीद सबको हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। तलाल ने बड़े आराम से इसका हाथ पकड़कर दोनों बकरों के सर पर हाथ रखा। नूरा, भाभी भाई के लिए जूस लेकर आओ। जरीना बेगम ने किसी से कहा। बेजी, अब तो भाभी का मुखड़ा दिखा दे, कब से इसी इंतज़ार में बैठे हैं।
नूरा की बेतकल्फ़ी से लगता था वो ज़रीना बेगम की कोई करीबी रिश्तेदार है, और भी ऐसी फरमाइश की आवाज़ें उठ रही थी। अच्छा बाबा, ज़रीना बेगम हंसी थी। मुन्ना बेटा, तुम हटाओ अपनी दुल्हन का घूंघट। इस बात पर वहाँ शोर शुरू हो गया, जबकि इन बेतुकी रस्मों पर ज़मीना का दिल चाह रहा था अपना घूमता सर दीवार पर दे मारे। वो अपनी सोचों में गर्क थी जब सुर्ख जालीदार दुपट्टा इसके सर से सिरक गया। वो झुकताई बैठी थी, इतनी सारी पुरशौक नज़रें महसूस करके सर मज़ीद झुका गई। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।